जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। हेलो, नमस्कार एक बार सभी लोगों को। आवाज ठीक है पीछे? ठीक, धन्यवाद। तो कहाँ से बात शुरू की जाए? आप लोगों के पास कल क्या क्या पहुंचा, या आपको कोई बात पूछनी हो या बतानी हो, शेयर करनी हो? यहाँ से जाने के बाद कौन सी बात ज़्यादा देर तक अटकी रही अंदर, या ज़्यादा देर तक स्थिर रही? कोई एक दो शेयरिंग हो जाए तो बात आगे शुरू करें। बताइए, कल का क्या आउटकम रहा? कोई कुछ बोल पाए तो बढ़िया रहे। बताइए। कोई कुछ बोल पाए? जी हाँ, कोई एक आध कोई तो बोले, कुछ तो बोले। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, जो सर कल आपने एक बात बताई थोड़ी मुझे ऐसी लगी, और इसके बारे में मैं रात को भी मुझे थोड़ी, कि आपने जो बताया कि कई ये सोचते हैं कि शिक्षा मतलब शिक्षक मैं कर्मचारी हूँ, जी पर लेकिन सर हमें तो ऐसा एहसास नहीं हुआ कभी कि 5 मतलब जो भी टाइमिंग है हमारा 7:20 से 12:20, अभी तो 7:20 से 1 बजे का है, जी लेकिन घर जाने के बाद भी बच्चों का तो ख्याल रहता ही है। और जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं वो कई बार ऐसा लगता है कि ये बात कई बच्चे ने हमें मतलब क्वेश्चन किया हो तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बच्चों को ये समझ नहीं आई, तो ये पॉइंट पर हम दूसरी बार भी चर्चा मतलब दूसरे दिन भी करते हैं। कई बार वो कॉल कोई बच्चे का आ जाता है तो भी उस पर हम डिस्कस करते हैं कि भाई कोई बात नहीं, लेकिन ये तो सर ये बात नहीं, मतलब कर्मचारी हूँ ऐसा भाव तो हमें नहीं हाँ, रहता। ठीक बात है, उसके लिए हाँ, तो मतलब ये उसके बात मुझे थोड़ी ऐसी लगी। नहीं नहीं, ये तो जो मैं कल बोल रहा था वो तो एक प्रकार का आकलन है समाज, सामान्य दुनिया का। पर ऐसा नहीं है कि वो आप पे लागू हो कि नहीं हो। ऐसा नहीं कहती, ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हम एज ए टीचर अगर ग्रोथ करेंगे तो क्या बाधा आएगी, उस बाधा के बारे में मैं जस्ट एक बात कर रहा था। तो एक बात ये, और आपने जो एक दूसरी बात बताई थी कि जो मतलब शिक्षा देते हैं, मतलब उसको कोई दंड देते हैं शिक्षक, जी तो वो शासक बन जाता है, और शासक को किसी को मंजूर नहीं होता है। ये बात आपने जो बताई थी जी ये भी बात मुझे ऐसी लगी कि सर हमारे समय में बहुत सारे शिक्षक हमें मारते थे लेकिन कभी हमें उन पर क्रोध नहीं आता था, तो भी हमें जितना पहले जितना प्यार था शिक्षक के प्रति उतना ही लगाव बने रहता था कि कोई बात नहीं, हमारे हित के लिए तो हमें कुछ दंड कर रहे हैं। हम लेट चलो कभी लेट गए, कोई होमवर्क नहीं किया तो हमें कोई दंड दिया, मतलब कोई सजा की, तो भी हमें तो ऐसा ही मन में फिर, आजकल के बच्चे वो स्वीकार नहीं करते तो हमारे प्रति ये घृणा करते हैं बच्चे, लेकिन हमें तो कभी ऐसा मन में ख्याल भी नहीं आया। और हम यही सोचते रहते थे कि नहीं, जो भी गुरु करते हैं हमारे लिए वो तो भले चलो दंड से करते हैं, प्यार से करते हैं, कि कोई भी तरीका हो उनका, लेकिन उनका तो हमें सुधारने का ही मतलब है, उनके तो दिमाग में वही ख्याल रहता होगा। तो हमें कदाच कोई बार एक बार फटकारा हो, कोई बार 5 राउंड लगाया हो कि भाई चलो लेट आए हैं तो ये सज़ा होती थी। तो लेकिन अभी कभी आज भी वो सर हमें मिलते हैं तो भी हम इतना प्यार से उसके सामने हमारा सिर झुक जाता है।
तो ये बात बताई शासक वाली, थोड़ी ये बात हमें मन में कल रात को वो ख्याल में ये आया सर, है ना। ठीक बात। और कुछ किसी को कहना हो? और किसी को कुछ कहना हो? तो देखिए, कुछ चीज़ें समाज में बहुत गहरे से बैठी हुई हैं। जैसे हम ये भी बोलते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हम शिक्षा मानव की कर रहे हैं, लेकिन हमारे उदाहरण या तो भूत से आ रहे हैं, ठीक है, और भूत के साथ हम शिक्षा का काम कर नहीं सकते, एक बात। दूसरा, ये भी माना गया है कि गुरु जो है कुम्हार की तरह है ना, जो घड़े को क्या करता है, बाहर से थपकी देता है और अंदर से सहारा देता है। यहाँ हमने मानव को घड़ा मान लिया है, ठीक हो गया। तो वही, हमारे पास अभी मानव का डिजाइन ही नहीं है, तो कभी हम उसको भूत से देखते हैं, कभी हम उसको घड़े से तोलते हैं, कभी हम उसको किसी और चीज से तोलते हैं। इसलिए ये सर्व स्वीकृत है कि बिना दंड के मानव सुधरता नहीं है, ठीक हो गया। तो देखिए क्या है, जब हम किसी चीज की ट्रेनिंग देते हैं, जब हम किसी चीज को ट्रेन करते हैं, तो उसको रिपीटिशन करने के लिए, उसके माइंड को बार बार वो करने के लिए, अगर वो उसको नहीं करता है तो उसके लिए कुछ, उसको इस तरह की कुछ क्रिया करवाते हैं ताकि उसको ध्यान रहे कि ये हमको बार बार करना है। जैसे टाइम से स्कूल आना है, टाइम से होमवर्क करना है, ठीक है, या क्लासरूम में एकदम सीधे बैठना है, ये सब तरह की कुछ ट्रेनिंग है, ठीक है। ऐसी ट्रेनिंग अगर आप देखेंगे, जैसे हम अगर पशुओं को कुछ ट्रेनिंग कराते हैं, तो ट्रेनिंग के हमारे पास 3 ही तरीके हैं। मानव को ट्रेन करने के, अपने अनुसार बनाने के हमारे पास 3 ही तरीके हैं, जिसको बोला भय, प्रलोभन, आस्था। ऐसा आपने सुना ही होगा, है ना। मैं ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। तो भय, प्रलोभन, आस्था से हम किसी को ट्रेंड कर सकते हैं, ठीक, और वो ट्रेंड होता हुआ दिख भी जाता है, होता है कि नहीं होता है, ठीक। लेकिन इससे हम जब शिक्षा की बात कर रहे हैं तो बेसिकली वो समझने की बात कर रहे हैं। समझना किसको बोलते हैं, इसको आप एक थोड़ा सा एक चर्चा इस पर कर लेते हैं। जैसे समझने का मतलब है, शिक्षा में बेसिकली हम जब समझाते हैं किसी चीज को, तो बेसिकली वो क्या है, उसमें किसी भाषा का प्रयोग होता है, कोई ना कोई भाषा होती है, ठीक हो गया। ये जो भाषा है, हर भाषा में कोई एक शब्द होता है, ये ठीक हो गया। हर भाषा में क्या है, एक शब्द है। तो अब सवाल यह है कि शब्द की उपयोगिता क्या है। शब्द की क्या उपयोगिता है, बताइए। शब्द किस लिए, हम जो कुछ बोल रहे हैं, कोई ना कोई शब्द ही बोल रहे हैं, हाँ, कुछ मेरे भीतर बना हुआ है, ठीक हो गया। तो जैसे, और शब्द के साथ एक अर्थ होता है ना।
तो शब्द तो भाषा में होते हैं, अर्थ कहाँ होता है? शब्द भाषा में होते हैं, अर्थ कहाँ होता है? हाँ, मतलब कहाँ बनता है, अर्थ कहाँ बनता है? हमारे अंदर बनता है। किस रूप में बनता है? हाँ, कभी कभी नहीं, पूरा हमेशा ही चित्रण आता है। तो जब भी मैं कोई शब्द बोलता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा आम, तो आपके भीतर आम लिखा हुआ आया या उसका कोई इमेज आया? ये जो इमेज आया आम का, ये जो चित्रण हुआ हमारे भीतर, यही इसका अर्थ है। ठीक हो गया? और इस अर्थ से हमारा ध्यान जाता है वास्तविकता की तरफ। तो फाइनली चित्रण से क्या है, हमारा ध्यान अस्तित्व में एक प्रकार का फल है। एक्चुअल में उसकी वास्तविकता क्या है? तो अगर मेरे आम बोलने से आपके अंदर वास्तविकता का चित्रण हो रहा है, तो आप उस बात को समझे। तो सारा शब्द इसलिए है कि आपका ध्यान किसी रियलिटी पे चला जाए। हम केवल शब्द और अर्थ पढ़ाते हैं। एक्चुअल में शब्द, अर्थ और रियलिटी, ये तीन सीक्वेंस हैं। तो हम केवल शब्द अर्थ रटा रहे होते हैं, और उसमें भी एक्चुअल में हम शब्द अर्थ पढ़ा रहे होते हैं या हम सिनोनिम्स पढ़ा रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं मैंगो मीन्स आम, ऐसा पढ़ाते हैं, शब्द अर्थ में पढ़ाते हैं। या जल का, पानी का अर्थ जल, तो फिर जल का अर्थ क्या हुआ? एक्चुअल में हम शब्द अर्थ पढ़ा ही नहीं रहे हैं, हम सिनोनिम्स ही पढ़ा रहे हैं। मैंगो भी एक शब्द है, वो अब दूसरी भाषा का शब्द है ना। आम हिंदी भाषा का शब्द है, किसी और भाषा में उसे कुछ और कहते होंगे, चाइना में कुछ कहते होंगे, जापान में कुछ होते हैं। तो शब्द अलग अलग होते हैं, अर्थ और वास्तविकता एक ही होती है। ये बात पकड़ में आई? तो मैं मैंगो बोलूं कि आम बोलूं, चित्र क्या बना? एक जैसा बना। ये ठीक हो गया? और अगर वो चित्र वास्तविकता का है, तो उस शब्द की कोई सार्थकता हुई। ठीक। अब मैं आपको एक दूसरा शब्द लिख के देता हूं। अब ये शब्द पढ़ने में आ रहा है, पढ़ तो लोगे आप इसको, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं। अब ये कुछ समझ में आया? ये समझ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं बात किसकी कर रहा हूं। तो अब मैं आपको, इससे आपका कोई चित्रण नहीं बन रहा है। ठीक हो गया? तो अब मैं, ये हमारा गढ़वाल की भाषा का शब्द है, गढ़वाली भाषा का शब्द है। तो जैसे किसी पेड़ को, बीज को मैं लगाता हूं और उसकी पूरी देखभाल करता हूं, और फिर धीरे उसकी पूरी देखभाल करने के बाद मैं उसको बड़ा करता हूं, किसी पेड़ को, तो उसको बोलते हैं परालना। अच्छा, आपके लिए नया देखिए शब्द आ गया है ना। हमारे यहाँ उसको जैसे, तो बच्चों को पाला जाता है, पेड़ों को पराला जाता है, ऐसा गढ़वाली भाषा का शब्द है। अब जब मैं परालना बोल रहा हूं, तो आपको इसका अर्थ पकड़ में आ रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि हाँ, आपने जो बोला मैंने वो समझा। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं संवाद। ठीक। तो बच्चों के साथ क्या दिक्कत है? जब वो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है?
उसके मन में इमेजिनेशन क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर हमको अपनी भाषा बदलनी पड़ती है, फिर हमको एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ताकि उसके मन में वो चित्र स्पष्ट हो जाए। और फाइनली उस चित्र का इतना ही मतलब है कि उसका ध्यान वास्तविकता की तरफ चला जाए। ठीक। अब जब भी मैं कोई शब्द बोलता हूं तो उसका कोई चित्रण आपके अंदर होता है, इसी को हम अर्थ बोल रहे हैं। लेकिन हजारों साल की यात्रा में शब्दों के प्रति हमारे अर्थ भी बदल जाते हैं, शब्दों के साथ कुछ मान्यताएं भी जुड़ जाती हैं। तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैंने कोई शब्द बोला तो आपके दो प्रकार के चित्रण बन सकते हैं। एक चित्रण बन सकता है मान्यता का, एक चित्रण बन सकता है वास्तविकता का। ठीक। तो अगर मान्यता का चित्रण बनेगा तो क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए एक ही भाषा बोलने वाले लोगों के बीच अक्सर यह भाषा पाई जाती है कि मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था, या तुमने जो बोला क्या इसका मतलब यह है, तुम कहना क्या चाहते हो। बोल एक ही भाषा रहा है ना। हम गुजराती ही बोल रहे हैं और गुजराती के शब्द हम ठीक ठीक सुन रहे हैं, उसके बावजूद हम ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। ऐसी होता है कि नहीं होता है? इसीलिए झगड़ा हमेशा एक ही भाषा बोलने वालों के बीच में होता है। तेलुगु और गुजराती वाले कभी नहीं झगड़ेंगे, क्योंकि वो ध्वनि हमारी जानी पहचानी नहीं है। ठीक है ना। जैसे गुजराती में बड़े भाई को मोटा भाई बोलते हैं। मोटा भाई हिंदी का भी शब्द है, लेकिन आप यूपी बिहार में किसी को मोटा भाई नहीं बोल सकते। और अगर वो सच में ही थोड़ा शरीर से हेल्दी हैं तो मैं उसको बड़ा भाई बोल रहा हूँ, लेकिन वो ये मान के चल रहा है कि ये मेरे मोटेपन पे जो है मुझे टोंट कस रहा है, तो वो बुरा भी मान सकता है। तो क्या हुआ? शब्द के अर्थ मान्यतागत हो गए। तो चित्र अगर मान्यतागत हुए, ये ठीक हो गया। तो मैं जो बोल रहा हूं, तो बेसिकली जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहां जो है दंड और पनिशमेंट की जगह नहीं बनती है। आप किसी को दंड देकर के उसके मन में चित्र कैसे बिठा सकते हो? ट्रेनिंग दे सकते हो कि आपको 1 घंटे यहीं बैठे रहना है और हिलना नहीं है। ठीक। और इसके लिए आप उसको कोई भय प्रलोभन आस्था का वो कर सकते हो, लेकिन आपको उसको समझाना है कि 1 घंटे क्यों बैठना है। यहाँ पर 1 घंटे बैठने से अगर वो सीधा बैठता है 1 घंटा, तो उसकी रीढ़ की हड्डी की उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है और फाइनली उसमें क्या असर पड़ेगा, और फाइनली उससे उसके ब्रेन सेल्स में क्या चेंज आएगा, और अगर वो बहुत ऐसे झुक के बैठता है तो वो क्या प्रॉब्लम पड़ेगी। ये सब समझाने के लिए क्या दंड दोगे आप बताओ? तो ये जो हमारी दंड की जो परिभाषा है, क्योंकि हमने शिक्षा में साक्षरता को शिक्षा माना है और साक्षरता एक प्रकार की ट्रेनिंग ही है, तो उस ट्रेनिंग में ये मान लिया गया है कि हाँ, अब आपको 1 घंटे सीधा बैठना है तो कुछ तो डराना ही पड़ेगा, या कुछ लालच देना पड़ेगा, या कोई आस्था का विषय उसमें लाना पड़ेगा। आस्था में भी आप देखेंगे तो दंड और भय प्रलोभन है ही। भाई स्वर्ग नरक का भय तो सभी जगह है, वो भी आस्था की बात है ना। कि ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और नहीं करोगे तो कढ़ाई में तले जाओगे। ऐसा सब जगह है। इसलिए जो हमारे पहले से मान्यताएं हैं वो बेसिकली ट्रेनिंग वाले भाग को लेकर के हैं। शिक्षा वाले भाग में तो भाषा संवाद ही करना पड़ेगा। समझाने के लिए कोई दंड नहीं हो सकता, दंड पूर्वक कोई चीज नहीं समझाई जा सकती। समझाने का क्या मतलब बोल रहा हूं? जो अर्थ मेरे अंदर है, फाइनली वास्तविकता उसको भी वैसे ही पकड़ में आए जैसे
मुझको पकड़ में आती है। तो आज से पहले जिन शिक्षकों ने बहुत मारपीट करके बच्चों को पढ़ाया है और उसमें तथाकथित रूप से कुछ बच्चे सफल भी हुए हैं, तो वो क्या था, ट्रेनिंग वाला भाग था। और उस समय ये माना ही गया था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो जो चीज़ें उनको होमवर्क करना है, कोई चीज़ें रटनी है ना, और रटने के लिए फिर तमाम प्रकार के प्रयोग हैं, तो बच्चे उससे परीक्षा पास करते ही थे, तो रात भर पढ़ लेते थे। ठीक, जैसे वो भी एक हमने सुनी है कि भाई वो जो खास तौर पर वो चुटिया बांध लेते थे ताकि नींद नहीं आई, वो भी किसी ने देखा है। ठीक, तो नींद नहीं आने से या कुछ इस तरह से करने से आप पूरा पढ़ भी लोगे, रट भी लोगे, पर समझ लोगे इसकी क्या गारंटी है? समझने का मतलब ही है कि फिर गलती नहीं होगी। एक बार वास्तविकता का पता चल गया तो अब गलती नहीं होगी, समझने का इतना ही मतलब है। तो हमारे तमाम शिक्षकों ने दंडपूर्वक जो हमको सिखाया भी है, क्या हम गलती करने से बच गए? है ना, ठीक है, हमने मैथ्स पढ़ लिया, साइंस पढ़ लिया, है ना, और उसके आंसर दे दिए और कुछ हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए, ऐसा सब जगह है। हमारे पहाड़ों में भी सभी, है ना, मार पिटाई को एक नॉर्मल बात मानी जाती थी, और लोगों ने बोला कि जिन्होंने मार खाई उनकी ज़िंदगी बन गई। उनकी ज़िंदगी क्या बन गई? आहार, निंद्रा, भय, मैथुन क्या हो गया? थोड़ा आराम से सुनिश्चित हो गया। पहाड़ में रहते तो कठिन होता, नौकरी लग गई, थोड़ा आसान हो गया। तो हमारे यहाँ एक पेड़ होता है बिच्छू घास, पहाड़ में एक घास होता है, उसको बिच्छू घास बोलते हैं, गढ़वाली में कुछ और बोलते हैं, आपको समझाने के लिए एक शब्द दे रहा हूँ। तो वो ऐसा है कि अगर आपका हाथ भी उस पर टच हो गया तो कम से कम 24 घंटे तक वो जलन मारेगा, ऐसा वो चीज़ होता है। ऐसे वो बहुत पौष्टिक है, उसको किसी तरीके से तोड़ के उसका सब्जी वब्जी खाते हैं हमारे लोग, वो काफ़ी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी, पर उसको पकाने का भी एक प्रक्रिया है, उसको तोड़ने के लिए फिर कोई एक, जिसको आप लोग चिमटी वगैरह कुछ बोलते हो, ऐसा हाथ से नहीं तोड़ सकते आप उसको। तो पुराने समय में किसी भी पहाड़ के व्यक्ति से जो किसी सो कॉल्ड सामाजिक रूप से सफल है, किसी की नौकरी वोकरी लग गई, तो गुरुजी लोगों का एक ही तरीका था कि उसको मतलब किसी तरीके से कपड़ा वपड़ा बांध के उसको तोड़ना, फिर उसको बढ़िया पानी में भिगाना और उसको नंगी पीठ पे मारना। ये लगभग हर उस व्यक्ति ने जिसने पढ़ लिख करके किसी नौकरी बड़ी सफलता हासिल की है तथाकथित रूप से, उसने वो खाया है। इसलिए उनका यह मानना है कि इसके बिना तो काम नहीं होता। पर दूसरा तथ्य यह भी है कि उस समय पढ़े लिखे लोग कम मिलते थे, इसलिए नौकरी भी थोड़ा आसानी से मिल जाती थी। आज तो हम 10 लाख इंजीनियर निकाल रहे हैं बिना पीटे, उनके लिए क्या हमारे पास नौकरियां उपलब्ध हैं? तो उस समय तो ये स्थिति थी कि गांव में कोई कोई पढ़े लिखे होते थे, और वो थोड़ा पढ़े लिखे होते थे तो और नौकरियां क्योंकि उस समय उपलब्ध थी, है ना। अगर आप पुराने किसी लोगों से पूछोगे तो जरा सा पढ़ लेगा, पकड़ पकड़ के नौकरी देते थे। हमारी मम्मी अपने समय की 8th क्लास थी, उनको 4 नौकरियों के ऑफर हुए थे, ठीक है, और उन्होंने टीचर की एज ए बीटीसी टीचर, और बीटीसी की ट्रेनिंग व्रेनिंग, मतलब ऐसा उनको क्वालिफिकेशन नहीं करना पड़ा, उनको पकड़ा और सीधे टीचर बना दिया। ठीक, वो तो क्योंकि घर में मेरे बड़े भैया थोड़ा बीमार रहते थे तो इस वजह से उनको छोड़नी पड़ी, पर उनके पास 4 नौकरियों के ऑफर थे। मेरे पापा जो हैं वो हाई स्कूल जब पास हुए थे तो उनको सीधे हेड मास्टर का ऑफर हुआ था। ऐसी किस्से आप सुन लेंगे। तो उस समय की परिस्थितियां भी ऐसी थी कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई से आदमी को, आज आप सबको पढ़ा दीजिए, और तो सबको पढ़ाने से सरकार के पास सबके लिए नौकरी नहीं है, इसलिए सरकार को एग्जाम लेना पड़ता है। तो एक्चुअल में जो एग्जाम है वो आपकी योग्यता जांचने के लिए नहीं है, कुछ लोगों को फेल करना अनिवार्य है क्योंकि सरकार के पास नौकरी नहीं है। तो कुछ लोगों को अगर ये एहसास नहीं दिलाया गया कि आप योग्य नहीं हो, तो वो तो आपके सर पे बैठे रहेंगे।
तो बेसिकली सारे सरकारी एग्जाम लोगों को फेल करने के लिए बने हैं। अगर सब पास हो जाएंगे, ये बात पकड़ में आ रही है? सरकार के पास 100 ही नौकरी है और 1000 लोग हैं और 1000 लोग ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग हैं, तो 900 लोगों को ये एहसास दिलाना पड़ेगा ना कि आप इस योग्य नहीं हो। तो इसलिए क्या है, वो जो हमने दंड की जो मान्यताएं आई हैं वो उधर से आई हैं। हमको लगा कि पढ़ने लिखने से लोगों की जिंदगी बनती है, उस समय नौकरियां मिल जाती थी लोगों को। जी कल की चर्चा के बाद घर जाकर थोड़ा सोचने पर ऐसा ध्यान गया मेरा कि सम्मान या किसी को रिस्पेक्ट देने की जब बात हुई थी क्लास में, जब स्टूडेंट्स है ना, तो जैसे कि पेरेंट्स घर पे सपोज़ हम अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता है, वो देखकर समझता है कि भाई इस प्रकार से होता है। उसी तरह क्लास में भी कई बार देखा गया है, जैसे कि हम लोग भी जाते हैं राउंड पर, कभी बैठते हैं पीछे, सुनते हैं टीचर को, है ना, तो हमारी प्रेजेंस में बच्चा बहुत सही तरीके से बिहेव करता है ना। तो कभी कभी एज अ प्रिंसिपल जब टीचर्स की बातें सुनती हूँ तो कुछ बातें इससे रिलेट हुई थी, तो मुझे लगा आपसे चर्चा करूँ कि जब हम एंटर होते हैं तो हम कहते हैं कि भी बच्चे शांत हो जाते हैं, बच्चे बैठ जाते हैं, या फिर जो भी रिस्पेक्ट है वो बताते हैं। तो क्या ये टीचर से आ रहा है या उसका खुद का अपने प्रति रिस्पेक्ट है? कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि बहुत मतलब क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो बहुत ही नटोरियस हो, जो सुनता ही नहीं हो, अपनी ही मनमानी करता हो, ऐसे हर क्लास में होते हैं क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं है। तो उस केस में जब टीचर उसके साथ कुछ गलत बिहेव कर रहे, मतलब लिमिट बाहर हो जाता है, तभी टीचर का भी आवेश कभी निकल जाता है ना। तो उस समय जो उसके बिहेवियर, उसके साथ जो बिहेवियर होता है, तब अगर हम एंटर होते हैं तो टीचर अचानक चेंज कर लेते हैं कि कभी मैडम को ऐसा ना लगे कि भाई हम हमेशा ऐसा करते होंगे, मतलब ऐसा होता है ना, प्रैक्टिकली जो बात है वो बता रही हूँ। तो उस केस में जब बच्चा भी देख रहा है कि मैडम के आने से टीचर रुक गए या जो भी होने वाला था वो ना हुआ, है ना, तो क्या ऐसा देखकर टीचर से भी बच्चे सीखते हैं? हाँ बिल्कुल सीखते ही हैं, है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब इसमें टीचर की भी गलती नहीं है। देखिए, किसी को पॉइंट आउट करने की बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स का ही बच्चों पर इम्पैक्ट होता है, ऐसा नहीं है। अपने शिक्षक से भी बच्चे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे कि 5-5.5 घंटे हमारे साथ रहते हैं। अब इस केस में हर एक क्लास में ऐसे 2-3 बच्चे होते ही है जो हर बार मतलब हर चीज़ हर एक टीचर के लिए वो एक प्रॉब्लम जैसा है, और मेरे पास ऐसे केसेस ही आते हैं जो सही सही चल रहा है वो नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि पता होता है कि भाई हाँ कहना सुनते हैं बच्चे, जितना दे रहे हो उतना कर रहे हैं, जो नहीं करता है, होमवर्क नहीं करता है या क्लास में बहुत डिसोबीडियंट है या बैड वर्ड्स यूज़ कर रहा है, कुछ भी ऐसे, तो उस बच्चों को बार बार जैसे कि हम बता रहे हैं कि भाई उस पर उसको समझा के या फिर परिस्थितियों को उसको साझा करके हम काम कर सकते हैं। तो वो जो असर है वो 1-2 दिन दिखता भी है, फिर बच्चा जैसा है वैसा। तो उस पर क्या इम्पैक्ट, किस चीज़ का इम्पैक्ट है? घर के वातावरण का तो होता ही है, वातावरण का ही इम्पैक्ट है, वातावरण का ही है। देखिए क्या है, जैसे सामान्य दिनों की अपेक्षा, जैसे मान ले जाए हमारा बच्चा अगर कोई अस्वस्थ है, ठीक है, और जब वो अस्वस्थ नहीं है, ये 2 अलग अलग स्थिति होती है। तो जब वो अस्वस्थ होता है तो उस समय मान लिया जाए वो कुछ खाने पीने को लेके तंग करता है या कुछ घर में कुछ ऐसा बिहेवियर करता है, तो हम पहले क्या देखते हैं, हम उस समय परेशान नहीं होते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि अभी उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है या शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है। जिस समय वो ठीक होता है उस समय क्या होता है, हम ये मान रहे होते हैं कि वो 100% ठीक है, इसलिए उसको ठीक ही करना चाहिए, ये ठीक हो गया। तो जब हमको लगता है कि हम 100% कर रहे हैं और सामने वाले से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो वो हमारा फ्रस्ट्रेशन आता है, ठीक हो गया। तो
इसमें क्या है, इसको आप बहुत आराम से देखेंगे कि स्कूल जो है शिक्षा के लिए कोई बहुत नेचुरल प्लेस नहीं है। ये हमको समझ में आता है, ये बात पकड़ में आती है। शिक्षा के लिए स्कूल कोई बहुत नेचुरल प्लेस नहीं है, ट्रेनिंग के लिए नेचुरल प्लेस है। आपको 2 घंटे की, इसीलिए आप देखेंगे कोचिंग में बच्चे, वहाँ भी 200 की भीड़ होती है, पर बच्चे वहाँ जल्दी कैच कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ बेसिकली वो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको, वहाँ कोई उनको शिक्षा नहीं दे रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट की, और मैक्सिमम टाइम तो शिक्षा देने का प्रयास ही करते हैं। तो एक तो ये स्वीकार करना कि ये कोई बहुत नेचुरल प्लेस नहीं है, इसलिए यहाँ जो वो नहीं कर पा रहा है उसमें उसकी उतनी बड़ी गलती नहीं है। इससे क्या होगा, एटलीस्ट हमारे अंदर वो फ्रस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। अभी क्या फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम 100% कर रहे हैं, जबकि इस प्लेस में आप बहुत चाहने पर भी 100% नहीं कर पाओगे। ये क्लास में कुछ बात बोल देना, कुछ सम्मान पे, प्यार पे कुछ बातें उनको समझा देना, ये 100% नहीं है। 100% तो तब होगा या तो फिर आप उसके घर भी जाएं, उसके घर से भी बात करें और उसके साथ रहें, उसके लिए नहीं। और ऐसा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि इसको सभी करें, हमारे अपने भी घर हैं, अपने भी काम हैं। तो 5 घंटे में आपको ये लगे कि मैं 100% कर रहा हूँ, ये एक मान्यता है। इससे क्या होगा, ये जो हमारे अंदर का ईगो है कि हम 100% कर रहे हैं, इससे जो हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन आता है, ये फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन बच्चे तक जाता है। यही होता है सर जो आप बता रहे हो ना। फिर हाँ। बार बार सपोज कोई एक स्टूडेंट है जो किसी भी टीचर के कहने का मतलब हाँ। मानता नहीं है, तो उस केस में वो टीचर से नहीं हो रहा है तो वो टीचर नेक्स्ट पीरियड दूसरे कोई और क्लास में जा रही है, लेकिन 2-3 पीरियड के बाद हाँ, जब स्टाफ रूम में आते हैं तो कभी कोई चर्चा होती है, ये एक प्रैक्टिकल बात है। बिल्कुल। फिर दूसरे टीचर को भी जब वो क्लास में जाते हैं तो वो उसी धारणा से जाते हैं कि ये तो सुनेगा ही नहीं, भाई सही बात है। वैसे ही होता है। हाँ, हाँ। उसके साथ वो टीचर का भी बिहेवियर सेम होता है। ठीक बात है। अब देखिए 3rd to 5th में ऐसे हमारे बहुत अनुभव है कि 3rd to 5th में कोई बच्चा बहुत नटोरियस हो, बहुत ऐसा हो, सुनता नहीं हो, अचानक 6th में आने के बाद उसमें चेंज दिखता है ना। तो फिर जब सेक्शन वाइज हमारे भी स्टाफ को डिवाइड किया हुआ है, तो उस केसेस में जब वो टीचर बात करती है कि इसके हैंडराइटिंग बहुत अच्छे है या उसके बारे में कुछ भी अच्छी सी बात बता दी, तो बोलते क्या बात कर रहे हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ। है ना। तो वो जो धारणाएं लेकर भी कभी कभी हम चलते हैं, तो उसका भी दुख है। वही तो हम पहले ये स्वीकार कर रहे हैं कि हम 100% नहीं कर रहे हैं। हाँ। और इसमें गिल्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है। ये डिजाइन ही होता ऐसा है, है। टीचर्स को होता है कभी कि मैडम इसके पीछे इतनी हाँ, मेहनत कर रहे हैं लेकिन हाँ, रिजल्ट्स तो पर कुछ वो है नहीं। आप समझ रहे हैं 100% करने का क्या मतलब हुआ, उस बच्चे के लिए आप समाधान ढूंढने के लिए फिर सारे बाउंड्रीज तोड़ रहे हो। हाँ। फिर आप संडे मंडे नहीं देख रहे हो, आप 5 बजे नहीं देख रहे हो, आप उससे घर जा रहे हो, उसके माँ बात कर रहे हो, उसकी साइकोलॉजी समझ रहे हो। हाँ। फिर आप उसकी फैमिली की साइकोलॉजी समझ रहे हो। जैसा आपने वो तारे जमी में एक फिल्म देखी होगी, वो कहाँ तक पहुंचा। हाँ, ऐसा वो फिल्म है, हम ऐसे हर बच्चे के साथ नहीं, पर कम से कम ये स्वीकार तो करें। इससे क्या होगा, इससे हमारे अंदर वो ईगो से जो जनरेट फ्रस्ट्रेशन है वो नहीं आएगा। और कभी कभी यही फ्रस्ट्रेशन बच्चों में भी दिखता है। क्योंकि हमारा रिएक्शन दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, क्योंकि हमारा जो क्योंकि हमारा फ्रस्ट्रेशन है कि हम 100% कर रहे हैं और रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ, वो टीचर का स्वीकार भी नहीं होता, कहीं ना कहीं हमारी भाषा में वो आ जाता है, भाषा में आता है। श्योर, है ना। सही बात। और वो अपने ही बच्चे नहीं, ये तो 5 घंटे हैं जो बच्चे हम अपने घर में पाल रहे हैं 24 घंटे, उनके साथ आ जाता है। अब क्या अगर हम ध्यान देंगे तो क्या हम उनके साथ भी कुछ 100% कर पा रहे हैं। एक्चुअल में हमारी ही कुछ मान्यताएं हैं, हमारे ही कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, मैं मान ले जाए महीने में 15-20 दिन बाहर रहता हूँ, तो मैं इसको स्वीकार करूं कि नहीं करूं कि मैं 20 दिन इसके साथ नहीं था, और फिर बोलूं मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं।
तो उसकी कुछ कुछ मेंटल नीड होंगी जो मैं नहीं पूरी कर पा रहा हूँ मान ले जाए, तो मैं जब उसको फिर सुनूंगा ध्यान से, ऐसा नहीं कि कुछ बड़ा चेंज हो जाएगा, मेरे अंदर एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन बंद होगा, फिर मैं देखूंगा कि मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ। अभी हमारे फ्रस्ट्रेशन, अपने ही बच्चों के साथ भी हमारा फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन जा रहा है, तो कैसे होगा? है ना? उसको ये स्वीकार करते हुए स्वीकार करना कि हाँ ये ऐसा ही है, और मेरी भी क्षमता यही है कि भैया 2 बजे के बाद मुझे अपना भी घर संभालना है, अपने भी बच्चे देखने हैं, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं 100% नहीं कर पा रहा हूँ, तब हमारा वो स्वीकृति आएगी। ठीक है, फिर वहां से कुछ आप, जब आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन खत्म होगा तो फिर हमारी भाषा बदल जाएगी, एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहती हमारा हूँ, सर, भाव जब हम हमारा हमारी बॉडी भाषा- लैंग्वेज बदल जाता है। हाँ, टीचर्स की जो मान्यताओं में से अगर टीचर हाँ, थोड़ा बाहर आ जाए हाँ, तो बिल्कुल। उनकी भाषा में फर्क पड़ता है, उनके बिहेवियर में, बिल्कुल। और नेचुरली उसका इम्पैक्ट बच्चे पे दिखेगा और बच्चा भी चेंज होता अब दिखाई बच्चे देगा। की जो प्रवृत्ति है उसके पीछे क्या हिस्ट्री आपको पता भी नहीं है, ना Exactly. हमने कभी खोजने की कोशिश की। हमने मोटा मोटा 3-4 चीजें पैरामीटर बना रखे हैं, जैसे कुछ बच्चों के बारे में हम बोलते हैं कि घर में प्यार नहीं मिलता, हाँ, या घर में घर के मम्मी problems। पापा झगड़ते हैं। कुछ बच्चों पे कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता, सही है, होता है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिस पे कोई फॉर्मूला फिट नहीं होता, उसके माँ बाप भी बढ़िया हैं, उनके झगड़ा नहीं होता है, घर में आर्थिक स्थिति ठीक है, मम्मी पापा झगड़ते नहीं हैं, मम्मी पापा कोई शराब वराब नहीं पीते, टाइम भी देते हैं, उसके बावजूद भी उसका कुछ मेंटेलिटी है। मतलब टीचर को स्वीकार करना है कि भले हम जो भी कर रहे हैं, जितना हो हम रहा जिस है, परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति, और ये तो स्कूल कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको हम मतलब बहुत सहज जगह बोलते हैं। आप देखिए ना, एक बच्चा 3 घंटे 6 घंटे एक ही सीटिंग पोज में बैठा हुआ है मैक्सिमम समय, ठीक है, और लगातार सब्जेक्ट बदल रहे हैं, लगातार टीचर बदल रहे हैं, और उसके सामने मार्क्स का भी एक वो है, और उसको बिहेवियर में भी, पैटर्न में भी लाना है, और उसकी कुछ अपनी उस उम्र के हिसाब से उसकी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, खेलने की, कूदने की। हमारे ना जूनियर केजी के क्लास में एक बच्चा है, तो वो इतना नोटोरियस था, मतलब है अभी भी है, तो उसके जो क्लास टीचर थे ना, तो उसको बहुत ट्राई करते थे कि वो उसमें थोड़ा चेंज आए। वो बहुत अपना मतलब अपने तरह से वो बहुत सारा मतलब काम कर रहे थे, उस पर स्पेशल अटेंशन भी दे रहे थे, पर क्या हुआ कि वो बच्चे को अटेंशन देने पर भी उनसे वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। तो बाय द एंड ऑफ द ईयर है ना, 2 महीने बाकी थे, 2 या 1.5 महीना, तो वो है ना, वो टीचर है ना मेरे पास आके ना रोने लगे कि मैं क्या करूँ अभी, कि ये बच्चा मेरे से टैकल ही नहीं हो रहा है, वो क्लास में ठीक से बैठता नहीं है, मुझे कुछ करने नहीं देता, और मेरा ध्यान ही क्लास में लगता नहीं, मैं पढ़ा ही नहीं पाती, मैं सब बच्चों को मैं जस्टिफाई नहीं कर पाती। तो वो मेरे पास आके बहुत रोए। फिर मैंने सतीश भाई से भी बात की थी, फिर उन्होंने ना उनके पेरेंट्स को भी बुलाया था, फिर हमने थोड़ी बहुत मतलब उनके घर में कैसा है, हमने ऐसे ट्राई किया, जैसे आपने बोला कि हम लोग नहीं कर पा रहे, हम लोग नहीं कर पाए, तो हम लोग ने ऐसे ट्राई किया कि हाँ उनके पेरेंट्स को बुलाए, उनसे बात करके घर में कैसा माहौल है, वो उनको कैसे ट्रीट करते हैं, तो इस तरह से हमने ट्राई किया, लेकिन हमें रिजल्ट तो मतलब मिला नहीं। हाँ, ऐसा होने की संभावना ही है, क्योंकि ये पूरा डिज़ाइन ही बहुत, और जैसे आप ये देखें, अगर हम नेचुरल एजुकेशन किसी दिन ये सिस्टम लागू होगा तो 2.5 से 3 साल के बच्चे का कायदे से देखेंगे तो स्कूल आने का कोई खास मतलब है नहीं। 6 साल तक के बच्चे को खेलने के लिए चाहिए मैक्सिमम समय, खेलना और उसके लिए चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ठीक। तो कोई बच्चा उसको बिल्कुल ही स्वीकार नहीं कर पा रहा है। भाई 3 साल का बच्चे को क्या चाहिए? कभी कभी आप इस पे ध्यान दीजिए। एक दिन मेरा ध्यान गया ऐसा कि 3 साल तक जब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो अपने घर का राजा होता है। उसका जब मन आता है तो वो खाता है, जब मन आता है तो सोता है, जिधर मन आता है उधर लेट जाता है, उसको सोफे पे खेलना है तो सोफे पे खेलेगा। तो क्या होता है, वो मन मर्जी का राजा होता है। जिस दिन वो स्कूल आता है उसकी दुनिया पलट जाती है।
उसका सारा साम्राज्य उलट जाता है। तो कल तक उस घर में हर चीज उसके इशारे से हो रही थी, ठीक है, और आज उसको किसी के इशारे पे चलना है। ये जो उसके लिए स्विच है, और उस उम्र में वो स्विच करना कितना मुश्किल होता होगा उसके लिए, कैसे वो उसको अपने अंदर एडजस्ट करता होगा, कैसे उन परिस्थितियों को वो स्वीकारता होगा। इस तनाव की कल्पना कीजिए आप, ठीक। अच्छा, फिर दूसरी झंझट क्या है कि चलो 2-3 घंटे 4 घंटे तो स्कूल में मैडम थी या सर थे, जो भी थे, जनरली छोटी क्लास में मैडम ही होती है, तो 4 घंटे तो वो मैडम को झेल के आया, कीप क्वाइट और कीप साइलेंट और तमाम तरह की चीजें। तो वो इंतजार करता कि घर आके मुझे माँ मिलेगी, वहां भी एक मैडम तैयारी बैठी है। ये बात पकड़ में आ रही है, ठीक। तो घर में बच्चे को भी माँ नहीं मिलती है। जब वो स्कूल जाने से पहले वो माँ ही थी, स्कूल जाने के बाद वो माँ जो है 50% मैडम हो जाती है, और जैसे जैसे क्लास बड़ी होती है वैसे वैसे माँ का परसेंटेज घटता जाता है। और अब तो उसको ट्यूशन भी भेजे जाने लगा है, ए से लेके जेड तक उसको सीखना है। छोटी क्लास में 26 ही लेटर हैं, वो ए से जेड सिखाने के लिए जो बवाल हमने काटा हुआ है उसके लिए जिंदगी में है ना। वो पहले 3 घंटे स्कूल में सीखेगा, फिर वो जो है ट्यूशन भी जाएगा, फिर वो घर में भी 1-2 घंटे बिठाया जाएगा। ये काफी कार्यक्रम जब आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा हम काफी अमानवीय कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अब अगर टीचर को ये पता चलता है कि ये 3 साल का बच्चा है, और एक्चुअल में तो अगर वो कर रहा है तो हमारी स्वीकृति है कि कम से कम वो कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है। हाँ, इस क्लासरूम को चलाने के लिए तो मैं फ्रस्ट्रेशन के साथ कुछ नहीं करूंगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कोई एकदम कोई फिक्स फॉर्मूला है, होगा भी नहीं कभी। 10,000 प्रकार के बच्चे हैं, कोई बच्चा एक बार बोलने से मान जाएगा। अब इसमें क्या काम करेगा, इसमें बेसिकली जिसको विद्या में स्नेह बोलते हैं, स्नेह एक मूल्य है ना, विद्या में आपने सुना होगा। स्नेह का मतलब होता है संबंध की स्वीकृति और संबंध में निष्ठा, ऐसा उसको बोलते हैं भाषा। स्नेह का मतलब ही है। स्नेह का क्या मतलब है, जिससे मुझे स्नेह है उसके सुख दुख से मैं उतना ही सुखी दुखी हो रहा हूं, इसको बोलते हैं स्नेह। जैसे पति पत्नी है, तो अगर पति की तरक्की होती है तो पत्नी को लगता है कि मेरी ही तरक्की हो गई। सामान्यतः ऐसा होता है, नहीं होता है। चाहे ये भौतिक उदाहरण भौतिकता का ही है, पर उसमें भी पति को जितनी खुशी होती है अपने प्रमोशन की, उससे उतनी ही मात्रा में होती है, उससे कम 1-8% भी कम नहीं होता है। और अगर पति को कोई परेशानी है तो पत्नी को कोई परेशानी है, इसको बोलते हैं स्नेह। तो वो बच्चा परेशान है, वो बच्चा, तो अगर मेरे में स्नेह है तो मेरी भाव भंगिमा कैसी होगी, मेरी भाषा कैसी होगी, मैं उसके सुख दुख से उतना ही सुखी दुखी महसूस कर रहा हूं या कर रही हूं। स्नेह से काम होता है। तो वो दुखी है 3 साल का बच्चा स्कूल आके, या 4 साल, उसको तो खेलना था इस समय। इसलिए कई स्कूल जो हैं, जो जहां थोड़ा सा, तो क्या करना पड़ेगा, अब अगर आपका स्नेह है तो आपके लिए पेरेंटिंग की करना आपके लिए अनिवार्य है। शिक्षक के लिए पेरेंटिंग करना अनिवार्य है अगर उसको खुश रहना है तो। इसके अलावा कोई दूसरा, एक तो शिक्षा की समझ होना वो एक बात है, पर पेरेंट को समझाए बिना आप बच्चे का, मतलब जो शिक्षा वाला भाग बोल रहा हूं मैं, सब्जेक्ट वाले भाग की बात नहीं कर रहा हूं, तो स्नेह से कुछ होगा। पेरेंटिंग की जो बात की है ना भैया, तो उसमें भी ऐसा होता है कि जब हम तो यहाँ से कॉल करते ही है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके लिए महीने में 1 आध बार, 15 दिन में 1 बार कॉल करना पड़ता है। पेरेंट्स को बुलाते हैं, हम पूछते हैं कि भाई यहाँ ऐसा है, घर पे क्या परिस्थिति है, क्या वो कहना मानता है, ऐसा है। तो उस केस में भी ऐसा होता है कि पूरा विरुद्ध
एक सिचुएशन सुनने मिलती है हाँ हाँ कि घर पे तो बहुत स्टूडियस ऐसे कई है, बच्चे मान हैं। लेते हैं, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, तो स्कूल में ऐसा क्यों? तब बिल्कुल। जाके क्या होता है, टीचर को और गिल्ट फील होता है बिल्कुल कि भाई मेरे साथ आकर ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, घर पे तो सही है। बिल्कुल तो वही, या तब तो वो हम, टीचर और दुखी होता है। हमारी दो स्थिति बनती है, या तो हम जस्टिफिकेशन में चले जाते हैं हाँ जस्टिफिकेशन। या हम गिल्ट में चले जाते हैं। ये दोनों ही स्थितियों से बचने की जरूरत है। वास्तविक जो ये परिस्थितियां हैं इसको ठीक से पकड़ा जाए, है ना। जैसे इस परिस्थिति में 2-2.5 साल 3 साल के बच्चे का स्कूल आना और हमारा उस स्कूल को चलाना एक प्रकार की परिस्थिति जन्य आवश्यकता है। नहीं भैया, मैं जो बात कर रही हूँ ना, ये जो मैंने उदाहरण दिया, नैना बेन ने दिया, वो प्री प्राइमरी बहुत छोटे बच्चों के बारे में। मैं जो बात कर रही हूँ वो थोड़े बड़े हैं। हाँ हाँ हाँ। सपोज 3rd to 5th का फेज पूरा हो गया एलिमेंट्री, अब बच्चा आ रहा है हायर प्राइमरी में, तो 6 to 8 का जो फेज होता है ना, वहाँ पर आने के बाद देर आर ड्रेस्टिक चेंजेस, बहुत सारे चेंजेस देखने मिलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो एक फेज पार कर चुका है। कर चुके होते अब वो बिल्कुल सिंसियर भी नहीं है और बिल्कुल नादान भी नहीं है, इट इज़ अ मिडिल स्टेज। अब उस स्टेज में आने के बाद में ये परिस्थितियां थोड़ी ज़्यादा देखने मिलती है। हो सकता है कुछ बच्चे 6 to 8 में ऐसे होने के बाद 9-10 में एकदम शांत हो जाए, और कुछ बच्चे 8 तक एकदम सिंसियर होते हैं, 9th में आने के बाद उसका कुछ अलग ही बिहेवियर देखने मिलता है। तो हर फेज के बाद बच्चे में चेंजेस है, वो हम खुद भी देख रहे हैं, लेकिन उसको हम स्वीकार नहीं कर पा रहे। शायद यही है जो आप बता रहे हो, स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, और बेसिकली हमको अभी मानव की कोई मतलब वो चेंज कहाँ आ रहा है उसमें, हाँ वही जानने की कोशिश तो करते हैं। तो बस जब तक अपने को ये जीवन पकड़ में नहीं आता है ना, फाइनली वो चेंज उसमें आ कहाँ रहा है ना, तो बेसिकली उसके दृष्टिकोण में कोई चेंज आ रहा है, हाँ है ना, उसके दृष्टिकोण में या तो कोई नई मान्यता आ गई, और दूसरे बाहर का एटमॉस्फेयर का भी इम्पैक्ट वही है। मान्यता का ही मामला है। मतलब जो भी कोई उस मान्यता को गहरा स्वीकार कर लेता है, कोई नहीं करता है, नहीं करता है ना। तो जैसे क्या है, आप ये भी इसको ऐसा देखिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब हम नियम से अगर काम करेंगे तो हमको ये दिखाई देता है कि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हमने पहले भी पढ़ा होगा कि जैसे ये A और B है, तो मूल चाहना क्या है, तो मूल चाहना सुख है, कोई भी विद्यार्थी है चाहे कुछ है, लेकिन इस सुख का इसके पास कोई दृष्टिकोण है कि नहीं है, सुख के प्रति हमारा कोई दृष्टिकोण होता है कि नहीं होता है। हम सब सुखी होना चाहते हैं, पर हमारे सुखी होने का दृष्टिकोण एक ही है कि अलग अलग है, अलग अलग है। वो दृष्टिकोण या तो किसी नियम आधारित होगा या किसी मान्यता आधारित होगा। सेम सिचुएशन इधर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो भी मानव है, ठीक हो गया। ये जो दृष्टिकोण है, इसी के आधार पे मैं विचार करता हूं। सेम सिचुएशन इधर होती है, ठीक है। ये विचार ही फाइनली मेरे कार्य व्यवहार में एक्सप्रेस होता है। तो सेम सिचुएशन यहां भी होती है ना। यहां भी मैं कोई कार्य व्यवहार करता हूं। अब ये A भी कोई भी हो सकता है, गुरु शिष्य हो सकता है, पति पत्नी हो सकता है, दोस्त हो सकता है ना, आपस में कलीग हो सकते हैं, कोई भी दो की बात है। अब ये जो B है, ये A के कार्य व्यवहार से दुखी हुआ, भाई मुझे तो कार्य व्यवहार ही पता चलेगा, तो B इसके कार्य व्यवहार को देख रहा है, और A मान लिया जाए इसके कार्य व्यवहार से दुखी हुआ, तो हम एक दूसरे के केवल कार्य व्यवहार को ही देख पाते हैं, दृष्टिकोण छोड़िए। अब जब B A से शिकायत कर रहा है, तो A अपने आप को यहां से देख रहा है, टॉप से, मैं तो सुखी होना चाहता हूं और मैं तो ठीक ही समझता हूं, इसलिए मैंने जो किया वो ठीक ही किया है, तुमको ही गलत समझ में आया है, क्योंकि वो मूल रूप से क्या बोल रहा है कि मैं तुमको दुखी नहीं करना चाहता था, ठीक हो गया। तो A अपने आप को देख रहा है टॉप से,
लेकिन बी को कहां देख रहा है? बॉटम से। तो अपने बारे में ये मैं मान लेता हूं कि मैं तो सुखी होना चाहता हूं, मैं दुखी नहीं करना चाहता था। दूसरे के बारे में ये मान लेता है कि ये तो मुझे दुखी करने के लिए ही पैदा हुआ है। ठीक हो गया? अब मुझको बी से सुखी होना है, मैं चाहता हूं कि वो मुझे सुखी करे, तो मैं क्या करता हूं कि मैं उसके कार्य व्यवहार को बदलने की कोशिश करता हूं या उसको नियंत्रण करने की कोशिश करता हूं। वो अपने कार्य, वो भी अपने आप को यहीं से देख रहा है, तो वो अपने कार्य व्यवहार को सही मानता है, इसलिए अपने कार्य व्यवहार पे किसी भी नियंत्रण को जल्दी से स्वीकार नहीं करता। फिर हमको भय, प्रलोभन, आस्था का हथियार लाना पड़ता है। अगर मुझे बी को समझाना है, क्योंकि वो मुझे सुखी कब कर पाएगा? जब वो समझदार होगा। तो मुझे कहां काम करना पड़ेगा? तो बेसिकली इसको बोल रहे हैं चाहना, और इसको बोल रहे हैं योग्यता। तो बेसिकली मानव की योग्यता यहां से आती है। मेरा दृष्टिकोण ही मेरी योग्यता है, तो उसकी योग्यता में आप कुछ चेंज ला सकते हो, कार्य व्यवहार में नहीं ला सकते। तो उसकी योग्यता में चेंज लाने के लिए अपनी योग्यता को बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बनाना पड़ेगा? तो चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पति पत्नी हो, हम एक दूसरे के कार्य व्यवहार को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे विचार से भी पहले दृष्टिकोण आ रहा है। तो सारा खेल इधर से। तो ऐसे विद्यार्थी की बात है। ये ठीक है? ये पकड़ में आ रहा है? तो हम कहाँ चल रहे थे? यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है। तो बेसिकली विद्यालय में स्नेह, दो मूल्यों को शिक्षा में बड़ा माना गया है। आप लोगों ने शिविर में 7 संबंध पढ़े, उसमें गुरु शिष्य संबंध में कौन सा मूल्य बोला गया है? गुरु शिष्य में कौन सा बोला गया है? गुरु के अंदर कौन सा भाव होता है? स्नेह तो खैर अलग चीज है। गुरु के अंदर वात्सल्य बोला गया। और भाव किसको बोला गया है? भाव की स्वीकृति को भाव बोला गया है। ठीक हो गया? तो स्वीकृति का क्या मतलब है? जैसे मां को जिस दिन ये सूचना मिलती है किसी भी महिला को कि उसके गर्भ में कोई आया, ठीक है, तो उसी दिन उसको ये स्वीकार हो जाता है कि ये मेरा है, और उसी दिन वो ममता भाव में आ जाती है। तो उसने क्या स्वीकार किया? उसके ममता किसको बोल रहे हैं? पोषण की जिम्मेदारी। तो उसने पोषण की जिम्मेदारी स्वीकार की है। तो इसका मतलब दूसरी भाषा में भाव क्या हो गया? किसी जिम्मेदारी की स्वीकृति। मैंने उस संबंध में अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार किया। इसीलिए जब जिम्मेदारी स्वीकार होती है, इसीलिए वो 9 माह तमाम कष्ट के बावजूद मां भाव में रहती है कि नहीं रहती है? इसीलिए रह पाती है। जबकि शरीर के स्तर पे देखेंगे तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, तमाम प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस और तमाम प्रकार की, है ना, सब कुछ नेगेटिव जाता है। इसके बावजूद मां भाव में बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? उसने कुछ स्वीकार किया है, उसने अपनी भूमिका को स्वीकार किया है। फिर वात्सल्य क्या है? समझदार बनाने की स्वीकृति। इसीलिए पिता की जगह पर रखा गया। तो अगर मेरे अंदर वात्सल्य भाव है तो ये जिम्मेदारी किसने स्वीकारी है? मैंने स्वीकारी है। तो मैंने स्वीकारी है यानी मैंने अपनी भूमिका को तय किया। अभी संबंध में गड़बड़ क्या है? हम दूसरे की भूमिका को तय कर रहे हैं, इसीलिए हम जजमेंटल रहते हैं। अगर हम भाव में हैं, भाव का मतलब ये मैंने स्वीकार किया है मैं अपनी भूमिका को, तो मैं मूल्यांकन की स्थिति में आता हूं। मैं अपना मूल्यांकन करता हूं, मैं अपनी भूमिका को कितना कर पाया। जब कर पाता हूं तो उसकी खुशी होती है।
तो वात्सल्य का मतलब है मैंने जिम्मेदारी को स्वीकारा। क्या स्वीकारा? मैं इसको समझदार बनाऊंगा। तो अगर मैं इसको समझदार बनाने की स्वीकृति के साथ हूं, इसका मतलब ही है कि मेरा पूरा ध्यान मेरे आचरण पे चला गया, क्योंकि मैं मेरे इस बोलने से, चलने से, करने से ये क्या सीखेगा ये मुझे को पता है। तो मेरी भाषा में और भाव भंगिमा में लापरवाही नहीं हो सकती। ये पिता के रूप में हो, माता पिता के रूप में हो या शिक्षक के रूप में हो। अगर वात्सल्य भाव है तो मैं बच्चे के आगे कोई भी ऐसी भाषा नहीं बोल सकता जिससे उसको कुछ गलत मान्यताएं चली जाए। अभी हम बच्चों के आगे बोलने में बहुत लापरवाह हैं, हमको पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं। घरों में, स्कूल में, कहीं भी हम बोलते, ये तो मामूली सी बात है। तो अगर मैंने जिम्मेदारी स्वीकारी है तो वही भाव है। तो वात्सल्य का भाव, स्नेह का भाव, इसके बिना शिक्षा का कार्यक्रम नहीं हो सकता। ये पकड़ में आया? तो गुरु शिष्य में वात्सल्य का भाव की बात है, स्नेह की बात है। स्नेह का मतलब है कि मैं, तो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो दुखी है कि खुश है, दुख है, और मैं अगर उतना ही दुखी हूं तो मैं अपने दुख के लिए जिस प्रकार समाधान ढूंढता हूं, तो जब मैं अपने दुख के लिए कोई समाधान ढूंढता हूं तो क्या मैं टाइम देखता हूं कि नहीं मैं संडे को नहीं ढूंढूंगा समाधान? ना हम टाइम बाउंडेशन ढूंढते हैं ना कुछ हम समाधान ढूंढते हैं। ठीक? तो अगर मैं अपने संबंधी के दुख से दुखी हूं तो उसके लिए भी समाधान ढूंढने में मैं क्या लगा दूंगा? भाव बदलने से सब कुछ होता है। तो मैं नहीं कर पा रहा हूं ये भी स्वीकार किया जाए, और उसमें ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कोई अपराध की बात है, परिस्थितियां ही ऐसी हैं। तो हमारे अंदर कम से कम 100% करने से जो फ्रस्ट्रेशन आता है, ये जो ईगो हमारे अंदर आता है कि हम तो कर रहे हैं, है ना, हम तो समझा समझा के थक गए, ये ठीक हो गया। तो समझाने के लिए तो क्या बात हो रही थी, इसको पूरा करते हैं। तो चित्रण, या तो जो मैं बोल उससे मेरे अंदर कोई मान्यता भी है और मेरे अंदर कोई वास्तविकता भी है। तो बदलते समय के साथ, शब्दों के साथ कुछ मान्यताएं बदल जाती हैं और कुछ के वास्तविक अर्थ बने रहते हैं। तो सामान्यता प्रकृति में जब जाते हैं तो वहाँ अर्थ से लगभग सेम है। जैसे फल है तो फल है ही, आम का अर्थ फिक्स ही है, नीम का अर्थ फिक्स ही है, समुद्र हो गया, जल हो गया, चांद तारे हो गया। लेकिन हमने बोला अच्छा आदमी। अब आज से 100 साल पहले अच्छा आदमी कौन था, और आज से अब अच्छा आदमी कौन है? बड़ा आदमी। अब बड़ा आदमी कौन है? तो अभी हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास बंगला है, गाड़ी है, पद है, और जिनके हमने स्कूलों में तस्वीरें टांगी हुई हैं वो भी बड़े आदमी हैं। वो कौन है? जिन्होंने सुविधाओं की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जितने भी हमारे महापुरुष हमने टांगे हैं दीवारों पे, गांधी, बुद्ध हो गया, तमाम, विवेकानंद, भगत सिंह, ये लोग कौन है? हमने कहा ये भी बड़े आदमी हैं। ठीक? और सामान्य दुनिया की बोलचाल में बड़ा आदमी कौन है? व्यवहार की दुनिया में बड़ा आदमी कौन है? तो अगर हम देखेंगे तो हम दो पैरेलल वर्ल्ड में हैं। किताबों में पढ़ाते हुए, समझाते हुए बड़ा आदमी वो है जिसने सुविधाओं को बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। सामान्य व्यवहार में बड़ा आदमी कौन है? जो सुविधाएं जुटा रहा है। तो बच्चा किसको बड़ा आदमी माने? तो उसके अंदर बड़े आदमी बोलने से वास्तविकता का चित्र बनेगा या कोई मान्यता का चित्र बनेगा? ये पकड़ में आया? तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो हमारी भाषा जो है सटीक होने की जरूरत है। इसी को बोलते हैं संवाद करना। संवाद करने का मतलब ही है कि उसका ध्यान वास्तविकता की तरफ चला जाए, उसको वास्तविकता पकड़ में आ जाए।
उस वास्तविकता को बताने के लिए, उसके अंदर वो चित्र स्पष्ट हो जाए, उसके लिए हम दसियों प्रकार के उदाहरण देते हैं। ये ठीक हो गया? तो इसको बोलते हैं, सही वास्तविकता की तरफ ध्यान दिलाने को ही बोलते हैं कि बेसिकली ये है संवाद। तो शिक्षा का एक बड़ा जरिया है संवाद करना। ठीक? तो संवाद क्या चीज है? तो अगर आप ध्यान देंगे तो जनरली हम बातचीत तो करते ही हैं, है ना? बातचीत का क्या मतलब हुआ? जब भी दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में कुछ लैंग्वेज में इधर बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? बातचीत। ये बातचीत कितने प्रकार की होती है? ये जो बातचीत है ये कितने प्रकार की होती है? तो बातचीत को अगर आप देखेंगे तो जैसे इसको बोलते हैं आदेश, एक प्रकार की बातचीत ये है। ठीक है? आदेश का क्या मतलब है? है ना, ऑर्डर देना। यानी कि जब भी उम्र में बड़ा या पद में बड़ा कोई व्यक्ति अपने से उम्र में छोटे या पद में छोटे व्यक्ति को कोई काम करने को बोलता है तो उसको बोलते हैं आदेश। अब ये आदेश से कोई चीज समझाई जा सकती है क्या? इसलिए उसको संवाद नहीं बोलेंगे। वो किसी परिस्थिति में आवश्यक हो सकता है तो, लेकिन आदेश से संवाद नहीं होता। ठीक है? फिर इसी का एक दूसरा भाग है जिसको बोलते हैं आग्रह। आग्रह का क्या मतलब है ना? जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ उम्र में छोटा या पद में छोटा व्यक्ति अपने से बड़े को कोई आग्रह कर रहा है। ठीक है? लेकिन आग्रह पूर्वक, आग्रह हम कुछ काम करने के लिए बोल रहे हैं, इसमें भी समझने जैसा कुछ नहीं है। ठीक? उदाहरण ले सकते हो आप, है ना? जैसे हम अपने घर में बच्चों को बोलते हैं कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, ये आदेश हो गया। जब बच्चे हमसे बोलते हैं कि फीस दे दो, किताब दे दो या कपड़े के लिए पैसा दे दो, तो वो बेसिकली आग्रह ही कर रहे हैं। ठीक है? स्कूल में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इससे कुछ समझ में कुछ नहीं आता है। फिर तीसरा चीज आता है उपदेश। उपदेश से क्या मतलब हो गया? उपदेश से क्या मतलब हो गया? सामने वाले को से कुछ अपेक्षा करना या सामने वाले को कुछ करने को बोलना आस्थावश। देखो, सदा सच बोलना चाहिए। चाहिए शब्द बहुत यूज होता है ना? बड़ों का आदर करना चाहिए, अपनी किताब कॉपी ठीक से रखनी चाहिए, है ना? होमवर्क टाइम से करना चाहिए, ठीक? गुरु जी का आदर करना चाहिए। तो हमारा जो मैक्सिमम समझाने का मॉडल है वो उपदेश है। आप लोगों ने भी नोट किया होगा, जब आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्ट तो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं ना, उसका, है ना? बोर्ड पे कुछ बोर्ड वर्क होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, कुछ उसके एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन मान लीजिए उस चैप्टर में कोई ऐसी बात आ गई जिसको आप वैल्यू बोलते हो, तो आपका तुरंत जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या हो जाता है ना? अब वो उपदेश वाले भाग में चला जाता है। उपदेश में कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक? लेकिन अगर सामने वाले पे आस्था है, आस्था का मतलब वो सामने वाले को अच्छा मानता है जिस भी रूप में, तो हो सकता है कुछ मान जाए। ठीक है? अभी आस्था का जमाना तो गया। ठीक है? अब आस्था वाला काम तो नहीं चलेगा, वो गया। 20-25 साल 30 साल पुरानी बात हो गई। ठीक है? आस्था का खेल अलग होता है। जैसे वो गुरु नानक जी की कहानी है ना, कि उन्होंने अपने शिष्यों को कहा चबूतरा बनाओ। चबूतरा पेड़ के आगे पीछे बनाते हैं ना बैठने के लिए, तो बनाया। फिर बोला तोड़ दो, तो तोड़ दिया। फिर बोला बनाओ, बना दिया। फिर बोला तोड़ दो, तो तोड़ दिया। ऐसे करते करते वो बोलते गए।
धीरे 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 जिनकी आस्था भी थी उनमें से कुछ को शक होने लगा कि गुरुजी के दिमाग में कुछ लोचा खड़ा हो गया। तो 20-30 तक आते आते सब निपट गए। फाइनली एक बचे, है ना, जिन्होंने ऐसा बताते हैं कि 72 बार बनाया। ठीक, तो उस काल में भी इतने सारे शिष्यों में से एक ही बचा, जबकि वो पूरा जमाना ही आस्था का है। आपको क्या लगता है, अभी आप किसी बच्चे को बोलो कि बना चबूतरा और तोड़ दो, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं कोई गलती लिखो 10 बार, वो लिख तो देता है, वो आस्थावश लिखता है या भय प्रलोभनवश लिखता है? उसे कुछ समझ में है? हाँ, घृणा क्या, वो उसको लगता ही है कि ये कुछ हिला हुआ है, पर ठीक है, इसके मुंह लगना ठीक नहीं है। जैसे हम पुलिस वाले, जैसे हम जब पुलिस वालों से बात करते हैं या सरकारी दफ्तर में बात करते हैं, तो हम उस भय के साथ ही बोलते हैं कि सामने वाला थोड़ा नाराज ना हो जाए, क्योंकि अभी उसके पास पावर है, मुझको नेगेटिवली प्रभावित कर सकता है, इसलिए वो कुछ भी गलत बोलता है, हम बोलते हैं हाँ जी ठीक है ठीक है। जब वो चालान के लिए रोकते हैं, मेरे पास सारे कागज हैं, उसके बावजूद मैं बहुत संभल करके बात करता हूं, क्योंकि उसका ईगो हर्ट हो गया, तो सारे कागज होने के बावजूद वो चालान कर सकता है। ये ठीक हो गया? तो क्या हो गया? तो उपदेश से कुछ बात बनती नहीं है। ठीक, फिर एक डिजाइन बहस का भी है। बहस का क्या मतलब है? हैं? हाँ, पर आर्ग्यूमेंट किस लिए? हाँ, जो मैं मानता हूं वही ठीक है ना, जो मैं मानता हूं वही ठीक है। तो अपनी अपनी बात को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने विचार को श्रेष्ठ साबित करने के लिए जो भी मैं आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, उसको बोलते हैं बहस। उसमें भी कुछ समझ में नहीं आता है, इसीलिए संसद देश का भला नहीं कर सकती, क्योंकि वहां बहस होती है। तो विपक्षी को सरकार की हर बात काटनी है, और सरकार को विपक्ष की हर बात काटनी है, ये नियम ही है। जब ये सत्ता में नहीं, जब जो आज सरकार में, जब वो विपक्ष में थे तब वो सरकार की बात काटते थे। तो वहां क्या है, दूसरे की बात को काटना ही नियम है, और वही आपकी योग्यता है कि आप सामने वाले को अपने तर्क से, उसको कुतर्क ही बोलेंगे, आप अब सामने वाले को अपने कुतर्क से धराशायी कर दो। ठीक, तो फाइनली आप जैसे ये जो भाषा है, ये कुतर्क की भाषा है। प्रेम और जंग में सब जायज है, जमाने के हिसाब से तो चलना पड़ता है, ये कोई तर्क ही नहीं है, ये सब कुतर्क है। ठीक, तो हम स्वीकार करें कि हाँ हम अभी कुतर्क में जी रहे हैं। तो बहस में तर्क नहीं होता, वो बेसिकली क्या है, अपनी बात को सही साबित करना है, फिर उसके लिए वो कुछ भी करता है। ठीक है, तो जैसे इनको देखेंगे तो ये शायद किसी व्यवस्था में चलाने के लिए कभी कभी एक आवश्यक चीज हो सकती है। ठीक है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं, ये काम नहीं करेगा, ये कभी काम करता ही नहीं है। ठीक है, और क्या चीज है, गप भी हम कभी मारते हैं, ये भी एक बातचीत का तरीका है। गप का क्या मतलब है? टाइम पास, है ना। जिस मुद्दे को लेके हम बातचीत कर रहे हैं उसका हमारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हम करते हैं, ऐसे और भी बहुत सारे कुछ कर सकते हैं ना। शिकायत हो सकता है, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक शिकायत भी हम करते हैं कई बार, तो कई बार हमको लगता है कि हम समझा रहे हैं, पर एक्चुअल में हम शिकायत कर रहे होते हैं। ठीक, तो मैं आपकी शिकायत आपसे कर रहा हूं और मैं ये मान रहा हूं कि मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो संवाद क्या चीज है? तो संवाद है समझने के लिए बातचीत।
तो शिक्षा में संवाद का होना आवश्यक है। संवाद का मतलब ही है वास्तविकता पे ध्यान दिलाना। सारे संवाद का केवल एक उद्देश्य है कि वास्तविकता का चित्रण हो जाए। ठीक, तो कक्षाओं में संवाद की आवश्यकता है। और आजकल आपने नोट किया होगा कि लोग सुनाने के लिए बहुत आतुर हैं, कोई सुन नहीं रहा है किसी की। बच्चों की भी ये मुसीबत है, ठीक है, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। और टीचर के पास अवसर है सुनाने का, क्योंकि उसके पास साम्राज्य है, उसके पास प्रजा है ना, तो वो सुनाता ही रहता है। तो बच्चे सुन सुन करके क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो संवाद में सबसे बड़ी कला है सुनना, सामने वाले के अर्थ को सुनना। वो बोल, अर्थ का मतलब उसके चित्रण को पकड़ पाना कि वो बोलना क्या चाह रहा है, यानी उसके दृष्टिकोण को पकड़ना। तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये बात वहां कहां से बोली जा रही है। तो बच्चों को भी नहीं सुना जा रहा है। इसलिए जहाँ भी इस तरह की कुछ कक्षाएं शुरू होती हैं, बच्चे बहुत बोलते हैं और बहुत खुश रहते हैं। जहाँ उनको तो एक क्लास कम से कम हफ्ते में हम अपनी ही क्लास में ये प्रयोग करें कि हम कुछ चर्चा करें बच्चों से, बच्चों के ओपिनियन सुने, तो बच्चों को अच्छा लगता है। अभी बच्चों को केवल सुनाए जा रहे हैं। टीचर भी सुना रहा है, घर वाले भी सुना रहे हैं और ट्यूशन वाला भी सुना रहा है, उसी कोई सुन नहीं रहा है। और बुजुर्गों की भी कोई नहीं सुन रहा है। इसलिए दो लोग बहुत दुखी हैं इस संसार से। तो सुनना, बच्चों को सुनना भी एक बड़ा काम है शिक्षा में। तो हमको उनके दृष्टिकोण का पता चलता है। ठीक, अभी क्या करते हैं हम, डूज और डोंट्स ही बच्चों को रटाते रहते हैं। तो हमको पता ही नहीं चलता कि उसकी राय क्या है इस मामले में, या वो क्या सोचता है इस मामले में। इसलिए जो हैप्पीनेस करिकुलम की जो क्लासें हैं, जो अभी एक प्रयोग चल रहा है, उसमें बच्चों को क्या समझ में आया ये तो बात की बात है ना, उसका तो मूल्यांकन बाद में होगा। लेकिन उस क्लास में बच्चों को रस बहुत आता है और बच्चे बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, क्योंकि पहली बार वह क्लास है जहां उनकी सुनी जा रही है ना। और टीचर उनको कुछ उपदेश नहीं दे रहा है, संवाद कर रहा है, उनसे प्रश्न पूछ रहा है, उनकी राय जान रहा है, उसमें कोई सही गलत का जजमेंट नहीं हो रहा है। तो हम अगर अपने बच्चों से संवाद करें घर में या घरों में भी, अभी देखेंगे किसी भी संबंध में संवाद के लिए कोई जगह नहीं बची। घरों में कितना संवाद कर पाते हैं हम बच्चों से, क्या पढ़ाई की, क्या ट्यूशन कर लिया, चले गए, होमवर्क किया कि नहीं किया, टिफिन खाया कि नहीं खाया, है ना। मैं अभी जब गिरीश भाई के घर पे हूँ, तो वो जो उनके बेटे छठी में पढ़ते हैं, मैं थोड़ा उससे बातचीत करने लगा। आधा घंटा उसने क्या बढ़िया बातचीत की, क्लासरूम में किस तरह से वो बिहेव करता है, टीचर्स के किस तरह के बिहेवियर उसको पकड़ में आते हैं, कौन से बिहेवियर उसको स्वीकार हैं, कौन से बिहेवियर उसको स्वीकार नहीं। बहुत सारी बातें उसने की। इतनी बातें कौन करता है उससे। तो हमारे स्कूल में, हमारे घर में कोई ऐसा जगह है जहां हम बात कर रहे हों, इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे हों, बस बात कर रहे हों। समाज में भी वो जगह अब खत्म हो गई जहां हम संवाद कर सकें। इसलिए आपको ये समझ में आएगा कि ये जो एक समय में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे थे, बेसिकली ये संवाद के केंद्र थे, क्योंकि उस समय मिलने जुलने के उतने अवसर नहीं थे, मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं था, तमाम तरह की चीज़ें नहीं थी। तो आदमी बैठ के, समाज बैठ के संवाद कहाँ करेगा। तो ऐसी जगहों को चुना गया। ये वो जगह थी जहाँ समाज इकट्ठा हो रहा था, तो वहाँ कुछ संवाद होते थे, है ना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होती थी। ठीक,
लेकिन क्योंकि समय बदलता चला गया, अब वो जगह संवाद के लिए बची नहीं, इसलिए वो समाज के लिए कितना उपयोगी नहीं है वो सोच, अगर वो संवाद की जगह में बदलेंगे तो वो बहुत उपयोगी हो जाएंगे। तो अभी देखेंगे ना समाज में, ना घर में, ना स्कूल में संवाद की कोई जगह नहीं बची है। इसीलिए मैं हर स्कूल में ये सलाह जरूर देता हूँ कि एटलीस्ट हफ्ते में 2-2.5 घंटे का कोई टाइम निकालें जहाँ टीचर आपस में बैठ के कुछ संवाद करें। ठीक है भाई, अनुशासन क्या कहता है, इस पर हमारा कभी कोई संवाद नहीं होता। अनुशासन किसको बोलते हैं, क्लास डिसिप्लिन क्या चीज़ होता है, होमवर्क कैसे दें नहीं दें, जो भी स्कूल के मुद्दे हैं, इस पर हमारा कहाँ संवाद है ना। बच्चे शरारत करते हैं तो वो शरारत करते हैं तो उसको कैसे, इस पर कहाँ संवाद है हमारा। वो तो जब हम किसी ऐसी मीटिंग में बोलते हैं तो हमको वो ध्यान आता है। तो इसी को बोलते हैं, संवाद को दूसरी भाषा में बोलते हैं समाधान के लिए बातचीत। तो हम समाधान के लिए बातचीत करें। अभी पति पत्नी के बीच में भी संवाद कहाँ होता है, बस यही होता है कि राशन भर दो, फीस भर दो, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, है ना। शादी में जाना है, त्योहार में जाना है, बाजार जाना है, सिलेंडर भरना है, खाना क्या बनाना है ना। कुल मिला के छोटी मोटे ये जो चीज घर चलाने से संबंधित कुछ छोटी मोटी बात होती है, संवाद कहाँ होता है। ठीक। और यही लोग, ऐसे भी कई लोग हैं जो शादी से पहले एक दूसरे को जानते थे तो फोन पे घंटों बातचीत करते थे, शादी के बाद वो बातचीत मिनटों में बदल जाती है। तो पहले भी संवाद नहीं हो रहा था, पहले गप लड़ाई जा रही थी। अगर उस समय भी संबंध को लेकर संवाद होता तो हो सकता है आगे, तो उस समय तो मजा आता है, गप लड़ाने में तो मजा ही आता है। तो उस समय टाइम का पता नहीं चलता है, क्योंकि हमको संवाद की कोई ट्रिक ही पता नहीं है कि संवाद किसको बोलते हैं, है ना। तो संवाद बड़ी ताकत है। इसलिए आप सरकारों को अगर देखोगे तो सरकारें हथियार से ज्यादा नहीं डरती हैं, विचार से डरती हैं, बातचीत से डरती हैं, क्योंकि संवाद में आपके मान्यताएं सामने आने लगती हैं। इसलिए हम कई बार संवाद करने से डरते भी हैं, सरकारें भी डरती हैं। तो सरकारें हथियारों से नहीं डरती हैं, क्योंकि सरकार से ज़्यादा हथियार किसके पास होंगे। इसलिए सरकार ये चाहती है कि आप हथियार से लड़ो, क्योंकि उसको तो वो निपटा ही देगी। पर आप बोलो कि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, तो सरकार आपको जो है अपने नज़दीक भी नहीं आने देगी, जहां से आप थे वहीं रोक लेगी। आती ना सरकार दिल्ली आने से रोकती है लोगों को, क्योंकि संवाद करने में अगर हम संवाद करेंगे तो पता चलेगा हम जो बोल रहे हैं उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कई धीरे से संवाद अगर हम करेंगे तो संवाद करते करते आपको पता चलेगा कि आपका कोई लॉजिक ही नहीं टिक रहा है, जिसको आप लॉजिक बोल रहे हो, है ना। इसलिए लोग संवाद करने से घबराते हैं। लेकिन शिक्षा में तो संवाद की जरूरत है। ये ठीक हो गया। तो अब क्या होता है, तो जैसे कुछ शब्दों को लेके हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे सम्मान एक शब्द है ना। अगर हम एक शब्द को लेकर के हम थोड़ा उसको इलेबोरेट करते हैं, जैसे हम सब सम्मान चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और सम्मान करना भी चाहते हैं और सम्मान पाना भी चाहते हैं। ये ठीक हो गया। तो सवाल यह है कि सम्मान चीज क्या है।
अगर हम इस सम्मान शब्द को लें तो सम्मान शब्द का मतलब क्या है? किसको बोलते हैं संवाद, सम्मान? किसको बोलते हैं? बताइए, किसको सम्मान बोलते हैं? सम्मान का क्या मतलब है? हैं? किसको बोलते हैं सम्मान? जैसे आपको कब पता चलता है कि आपका कोई सम्मान कर रहा है? हम्म? हम्म? है ना, आपकी बात को स्वीकार लेता है। पर जरूरी नहीं कि वो आपके बात को स्वीकार रहा हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो आपका सम्मान कर रहा हो। आपका पद ही ऐसा है, आपकी बातें काटो कहाँ जाएगा वो। तो वो तो भय, प्रलोभन, आस्था से भी मानते हैं। चलिए, टाइम कम है तो थोड़ा इस पर देख लेते हैं। सम, ये बेसिकली ये दो शब्दों से मिलके बना है, सम प्लस मान। सम का मतलब होता है उचित, मान का मतलब होता है मूल्यांकन। ठीक हो गया? तो उचित का मतलब जैसा है वैसा जान लेना या मान लेना, उसका मान करना, माने, है ना, उसका मूल्यांकन कर लेना। ठीक? तो अभी क्या है, हम तीन जगह, जब हमको सम्मान समझ में नहीं आता है तो जनरली हम अधिमूल्यन, तीन जगह फंसते हैं। अधिमूल्यन, ऐसा आपने सुना ही होगा, अवमूल्यन और निर्मूल्यन, ऐसा भी आपने सुना ही होगा, है ना। तो अधिमूल्यन का क्या अर्थ है ना, जैसा है उससे अधिक मान लेना, है ना। तो किसी को हम उससे अधिक मान रहे हैं तो एक तरह से वो भी अपमानी है। ठीक? और अवमूल्यन क्या है? जैसा है उससे कम मान लेना, और जो जैसा है उससे कुछ भिन्न मान लेना। अभी हम तीन जगह पर हैं। ठीक है? तो जैसे ये पेन है ना, तो ये पेन जो है 20 रुपए का है, ये इसका मूल्य है कि कीमत है? ये 20 रुपए इसका मूल्य है कि कीमत है? कीमत है। तो मूल्य कीमत का अंतर बता गया। मूल्य क्या है? लिखना, है ना, इसकी कोई यूटिलिटी है, इसकी कोई वैल्यू है। ठीक है? और वो वैल्यू क्या है? एक्चुअल में अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी ही वैल्यू है। ये पेन अपने आप में तब तक प्रमाणित नहीं, इसकी वैल्यू प्रमाणित कब हो रही है? अगर क्लासरूम ना हो, बोर्ड ना हो, तो इसकी कोई वैल्यू प्रमाणित होगी? तो कोई भी यूनिट की वैल्यू उससे बड़ी व्यवस्था में उसकी भागीदारी से तय हो, पता चलता है। ठीक? तो बोर्ड से ये वैल्यू इसकी प्रमाणित हो रही है। एक तो ये बात हो गई। अब मैंने ये बोला कि ये पेन जो है अमिताभ बच्चन का है। अब ये कितने रुपए का है? अब इसकी कीमत कितनी हो सकती है? अगर मैं ये कहूं कि ये पेन अमिताभ बच्चन का है तो ये कीमत कितनी जाएगी इसकी? कुछ लाख रुपए में जा सकती है। उससे इसकी उपयोगिता में कुछ बढ़ोतरी होगी। लेकिन हमने क्या किया? अब इसका अधिमूल्यन कर दिया। अब ये पेन नहीं है, अब ये अमिताभ बच्चन का पेन है। ठीक हो गया? तो हमने क्या किया?
और अब ये पेन से लिखा नहीं जाएगा, अब इसको सोने के केस में घर पे टांगा जाएगा, है ना। और फिर लोगों को बताने के लिए पार्टी भी देनी पड़ेगी ताकि लोगों को पता चले। तो ये क्या हो गया, अधिमूल्यन होगा। तो अवमूल्यन क्या हुआ, ये 20 ही रुपए का तो है, दूसरा ले लेंगे। तो अब मैं इसकी उपयोगिता किससे तय कर रहा हूं, कीमत से तय कर रहा हूं, क्योंकि 20 रुपए का है तो कम उपयोगी है। 500 रुपए का होता तो ये क्या हो गया, क्योंकि ये 20 रुपए का है तो फेंक दो, दूसरा ले लेंगे। तो ये हो गया इसका अवमूल्यन, ये ठीक हो गया। और निर्मूल्यन क्या हुआ, ये पेन मेरे पिताजी को भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कार में दिया था, ये मेरे खानदान की निशानी है। अब कोई इस पे हाथ लगा के दिखाए, अब ये पेन नहीं रहा, अब ये मेरे खानदान की निशानी हो गई, ठीक है। तो मैं जिंदा आदमी अपने खानदान की निशानी नहीं हूं, अब ये पेन मेरे खानदान की निशानी हो गई। अब इस पे कोई हाथ लगा के दिखाए तो जान से भी जा सकता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया, हमने इसको कुछ अलग ही मान लिया, ये ठीक हो गया। तो जब भी मैं किसी का राइट इवैल्यूएशन कर पाता हूं, एक्चुअल में मैं उस समय किस भाव में हूं, सम्मान के भाव में हूं। राइट इवैल्यूएशन करना ही सम्मान है, ठीक है। अभी अगर हम आज की दुनिया में देखेंगे तो एक भ्रम है, हम किस किस को सम्मान मान लेते हैं। ये मैंने पहले भी चर्चा की थी, एक बार फिर से कर लेते हैं। जैसे हम प्रोटोकॉल को भी सम्मान मान लेते हैं, प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल्स होते हैं ना किसी सिस्टम में, भाई प्रिंसिपल मैडम आएंगी तो आप खड़े हो जाएंगे, ठीक है। उनका दफ्तर फिक्स है, उनकी कुर्सी फिक्स है, उस पर हर कोई जाके नहीं बैठ सकता है, ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। लेकिन इसको सम्मान बोल देने से क्या गड़बड़ हो गया, क्योंकि सम्मान सबको चाहिए कि किसी किसी को चाहिए, सबको चाहिए। प्रोटोकॉल सबके साथ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सम्मान हमको कभी कभी चाहिए कि निरंतर चाहिए? निरंतर चाहिए। प्रोटोकॉल निरंतर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? इसलिए प्रोटोकॉल ठीक चीज है किसी सिस्टम को चलाने के लिए, लेकिन वो सम्मान नहीं है, क्योंकि वो निरंतर नहीं है और सबके साथ नहीं है। ये पकड़ में आया? तो जब मैं प्रोटोकॉल को ही सम्मान मान लेता हूं तो मेरा सारा का सारा एनर्जी इस बात पे जाती है कि मेरे साथ विशेष प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, और जिस क्षण वो नहीं होता है उस क्षण मैं अपने आप को अपमानित महसूस करता हूं। जबकि मेरे सम्मान की चाहना क्या है, मेरा राइट इवैल्यूएशन किया जाए, मुझको समझा जाए, ठीक। तो अभी के संसार में, समाज में प्रोटोकॉल को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और प्रोटोकॉल को ही सम्मानित होना मान लिया गया है। इसलिए जिसको प्रोटोकॉल मिल रहा है उसको लगता है मेरा सम्मान हो रहा है, और जिसको नहीं मिल रहा है उसको लगता है कि क्या नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है। इसलिए हम सब प्रोटोकॉल के लिए मरे जा रहे हैं। हमने अपनी एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा इस बात पे खर्च किया हुआ है कि हमारे साथ कुछ विशेष प्रोटोकॉल हो जाए। एक पकड़ में है, ठीक। तो वो प्रोटोकॉल परिस्थिति के अनुसार किसी जगह जरूरी हो सकता है। कभी कभी जितनी हमारे संबंधों में निकटता आती है, प्रोटोकॉल उतना ही कम होता जाता है। वो एक प्रकार की फॉर्मेलिटीज ही है ना, किसी जगह जरूरी हो सकती है।
लेकिन हम निकट संबंध में भी प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो क्या होगा? हम 24 घंटे साथ हैं और हम 24 घंटे प्रोटोकॉल फॉलो करें, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक प्रोटोकॉल ये है कि जब सीनियर कोई आता है, जैसे प्रिंसिपल हैं या ट्रस्टी हैं, तो एक प्रोटोकॉल है कि हम सब खड़े होंगे। अब अगर खड़े होने को ही सम्मान मान लिया जाए, ठीक है, और प्रिंसिपल साहब अभी गए और वो फिर थोड़ा देर फिर वो वापस आए और बीच में 20 बार वापस आए, तो हमको 20 बार खड़ा होना पड़ेगा, जबकि हम एक ही बार खड़े होते हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? तो प्रोटोकॉल जरूरी है लेकिन वो सम्मान नहीं है। ठीक, वो जरूरी परिस्थिति अनुसार तय हो सकता है, कहीं उसकी जरूरत पड़ती है, कहीं नहीं पड़ती है। ये ठीक हो गया। लेकिन हमने प्रोटोकॉल को सम्मान मान लिया, इसलिए सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका ध्यान जिम्मेदारी से ज्यादा प्रोटोकॉल पे होता है। धन्यवाद। इसीलिए ये पद वाले लोग अक्सर समाज पे बोझ बन जाते हैं। बनते हैं कि नहीं बनते हैं? ठीक, तो जैसे राजनेता लोग निकलते हैं तो सड़कें साफ होनी ही होनी है, सबका ट्रैफिक रोका जाना है, उसके बिना उनका सम्मान ही तय नहीं होता है। आगे पीछे 25 गाड़ियां होनी जरूरी हैं। तो जिनको हमने अपनी सुविधा के लिए चुना था वही हमारे असुविधा के कारण बन जाते हैं। क्यों बन रहे हैं? क्योंकि प्रोटोकॉल ही उनका सम्मान है, ऐसा मान लिया गया है। तो प्रोटोकॉल नहीं होगा तो वो बेचारों का हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, और ये घरों में भी होता है। सास को बहुओं से प्रोटोकॉल पूरा कराना है, ठीक है, देवरानी को जेठानी से, जेठानी को देवरानी से कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करवाने हैं, ठीक, दामादों को ससुराल में कुछ प्रोटोकॉल फॉलो कराने हैं। इसलिए दामाद और फूफा नाराज होते ही रहते हैं, ऐसे वो बेचारे बदनाम हैं, क्योंकि कुछ विशेष प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए। ये पकड़ मारे? तो ऐसे ही हम कभी कभी बच्चों को सामान्य जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करवाने में हम बहुत एनर्जी लगा देते हैं, और उससे हमारा, और वो कई बार नहीं कर पाते तो उससे हमारा ईगो भी हर्ट हो जाता है ना। हम तो कई बार इस बात के लिए बहुत बुरी तरीके से पिटे हैं कि सर के आने पे खड़े नहीं हुए। कई बार वो नहीं हो पाते, मान ले जाए मैं ध्यान में नहीं है या मैं अपने ही किसी काम में बिजी हूँ और पीछे बैठा हूँ, मान ले जाए कई बार नहीं हो पाते थे, तो सर का ध्यान उधर ही जाता था और फिर सबसे पहले उसको जो है ठीक से पिटाई होती थी। ठीक, तो क्या उससे वो टीचर का सम्मान करने लगेगा? है ना। ठीक, ऐसे ही एक दूसरी चीज है जिसको हम बोलते हैं अभिनंदन। अभिनंदन का क्या मतलब है? सार्वजनिक तारीफ या प्रशंसा। तो जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ अच्छा काम किया तो उसकी प्रशंसा की जरूरत तो है, एप्रिसिएशन की जरूरत तो है ही, ताकि उसका भी हौसला बढ़े और लोगों को मोटिवेशन मिले। लेकिन जब हम किसी का मंच पे बुला करके इस तरह से कुछ अभिनंदन करते हैं या प्रशंसा करते हैं, क्या मोटिवेशन मिलता है? या हल्की सी जेलिसी फील होती है? इस हैं है ना। कभी वो अपनी मन परिस्थिति के अनुसार, जैसे मान लिया जाए कलीग्स के बीच में किसी एक व्यक्ति की तारीफ हो जाए, ये आपने बहुत बढ़िया किया है, तो बाकियों को क्या लगता है? इसीलिए समाज में जब भी किसी की प्रशंसा होती है समाज में या इस तरह के तो अक्सर वो क्या है, जेलिसी का कारण बनता है, मोटिवेशन का कारण तो कम ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको क्या मान लिया गया? उसको सम्मान मान लिया गया। हम बोलते हैं हम सम्मान कर रहे हैं, तो सम्मान अब एक को ही मिल रहा है, तो जो बैठे हुए हैं फिर उनको क्या कर रहा है? उनको नहीं मिल रहा है, और मुझको वो लगातार चाहिए। इसलिए हम कभी कभी प्रशंसा करने से भी घबराते हैं।
सबके सामने हम किसी की प्रशंसा करने से घबराते हैं, हमको लगता है बाकी लोगों को बुरा लग सकता है। तो क्या हो गया, लंबी समय की मान्यता के साथ ऐसे, ये जो शब्द, इसीलिए मैं बार बार शब्द को ला रहा हूँ यहाँ पे, लंबे समय में तरह तरह की मान्यताओं के साथ ये बैठ गया कि सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करना माने सम्मान करना है। ये बात ठीक ही है कि हम उसकी किसी अच्छी बात को स्वीकार रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर उसके साथ हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि उसको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो जो मुझको चाहिए और वो केवल आप ही को मिले, ऐसे कैसे होगा? तो इसलिए उसको भी अभिनंदन ही बोला जाए, भाषा भी हमको सटीक करनी होगी। वो सम्मान समारोह नहीं है, वो स्वागत समारोह हो सकता है, अभिनंदन समारोह हो सकता है, ठीक। और फिर हम वहाँ उससे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं कि आपने ये उपलब्धि को कैसे पाया, इसके पीछे आपने क्या मेहनत किया, इसके पीछे आपने क्या प्रोसेस अपनाया। तो फाइनली इस प्रोसेस से कोई मोटिवेशन जाएगा। मोटिवेशन किसका मिलेगा? प्रोसेस का मिलता है कि किस प्रक्रिया से उसने उस अचीवमेंट को हासिल किया। तो बच्चों की तारीफ करनी जरूरी है जब आप बुलाते हैं, लेकिन कैसे हम ये मैसेज जाएं कि जब हम इसकी तारीफ कर रहे हैं तो दूसरों का अपमान नहीं कर रहे हैं। अभी तो सामान्यतः ये मान लिया जाता है, इसीलिए जब हमारी कोई तारीफ करता है तो हमको अच्छा ही लगता है और हम चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, और कई बार हम तारीफ पाने के लिए भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। ये ठीक। एक और चीज, तीसरी चीज जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए मेरे पास हिंदी में कोई शब्द नहीं है, अंग्रेजी ही उसको लेते हैं। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा। इसको क्या बोलते हैं? अटेंशन। तो किसी परिस्थितिवश, किसी परिस्थिति के कारण आप कभी कभी अटेंशन का सेंटर हो सकते हैं। जैसे इस क्लासरूम में कोई आएगा बाहर से, तो उसका अटेंशन का सेंटर कौन होगा? सबसे ज़्यादा ध्यान, जिसको सामान्य तौर पे ध्यान बोलते हैं या अटेंशन, इस क्लासरूम में इस समय सबसे ज़्यादा अटेंशन किसको मिल रहा है? मुझको ही मिल रहा है। ये सिंपल सी बात है, ठीक है। सबका ध्यान मुझे मिल रहा है, कोई नए लोग आएंगे तो उनका भी ध्यान मेरी तरफ जाएगा। अब ये जो ध्यान मुझे मिल रहा है, ये अटेंशन मुझे मिल रहा है, ये मेरी पोजीशन की वजह से मिल रहा है, क्योंकि मैं इस समय क्लास लेने की स्थिति में हूँ। क्या ये अटेंशन मुझे हर समय मिलेगा? तो अभी इस अटेंशन को सम्मान माना जाता है कि नहीं माना जाता? जब भी लोग हमारी तरफ ध्यान देते हैं, हमको लगता है कि मैं कुछ पहचान बन रही है, मैं कुछ हूँ। अब ये 24 घंटे हो सकता है मेरे साथ। तो अब अगर मैं इसको ही सम्मान मान लूँ, तो जब मैं ऐसा शिविर नहीं ले रहा हूँ तब मुझे खालीपन का एहसास होगा कि नहीं होगा? और फिर मैं लोगों को ढूंढता रहूँगा पकड़ पकड़ के कि आओ तुमको शिविर करवाऊँ। फिर कुछ दिनों बाद लोग मेरी शक्ल देख के ही भागेंगे कि अब ये आएगा और पकाएगा। ये पकड़ में आया? इसीलिए बच्चे लोग बुजुर्गों से अक्सर दूर भागते हैं, क्योंकि बुजुर्गों को लगता है आओ हमारी बात सुनो, हमारी बातों पे ध्यान दो। तो किसी परिस्थितिवश आप किसी समय अटेंशन का सेंटर बन जाते हो, है ना। आप प्रिंसिपल हो तो एक वजह से अटेंशन का सेंटर होंगे। आप किसी सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो तो अगर कोई उस सब्जेक्ट को समझना चाहता है तो उस समय आप अटेंशन के सेंटर होंगे। आप अगर खिलाड़ी हो तो जिस समय उस खेल की बात चल रही तो उस समय आप अटेंशन का सेंटर हो जाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा गाते हो, कोई टैलेंट आपके पास है और उस समय गाने की कोई बात चल रही है तो आप उस समय अटेंशन का सेंटर हो जाते हो। आपको डांस करना बढ़िया आता है, जिस समय आप अगर कोई मंच पे डांस करें, मान लीजिए यहाँ पे अभी कोई डांस और बढ़िया कोई डांस करे, तो सारा अटेंशन मुझसे डाइवर्ट होकर उधर चला जाएगा। तो अब मेरे को टेंशन होगी कि नहीं होगी? इसलिए अटेंशन सीकिंग को साइकोलॉजी में बीमारी माना गया है। बच्चे कभी कभी नहीं, वो हर समय करते हैं। हाँ, क्यों? हाँ, वो बेसिकली अटेंशन सीकिंग है। उनको लगता है कि वो
यही सम्मान है कि सब लोग उसकी तरफ देखें, सब लोग उसको ध्यान दें उस पर। ये ठीक हो गया। अब क्या होता है कि प्रोटोकॉल, अब इन तीन को मैंने सम्मान मान लिया है, तो प्रोटोकॉल मेरे साथ कभी कभी ही होगा, वो भी तभी होगा जब मैं किसी पद में या उम्र में बड़ा होऊंगा, है ना, कहीं भी। या अभिनंदन भी कभी कभी होगा, कभी कभी कोई मेरी तारीफ करेगा किसी खास वजह से। तो मेरे पास सम्मान पाने का एकमात्र तरीका बच जाता है अटेंशन सीकिंग। इसलिए मैक्सिमम एनर्जी अटेंशन सीकिंग में जाती है, लोगों का ध्यान मुझ पे चला जाए बस। उसके लिए क्या किया जा सकता है, उसके लिए कुछ भी करूंगा। तो फेसबुक में रील उसी बीमारी का एक्सप्रेशन है, ठीक। हर किसी को रील, क्योंकि सेलिब्रिटी को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिलता है ना। सेलिब्रिटी का क्या मतलब है कि सबसे ज़्यादा अटेंशन उनको ही मिल रहा है, ठीक। तो अभी यहाँ पे शाहरुख खान आ जाए तो कम से कम 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तो शाहरुख खान के लिए तो सम्मान ही है। इसलिए जो सेलिब्रिटीज़ लोग होते हैं उनको सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि एक दिन ध्यान मिलना कम हो जाएगा लोगों का। माइकल जैक्सन इसी डिप्रेशन में मरा था। उसके पास 265 एकड़ में, ऐसा बताते हैं कि घर था, 4 उसके पास प्राइवेट जेट थे, और जो भी सुविधाओं की आप कल्पना कर सकते हो सब थे। उसके बावजूद वो जो डिप्रेशन था, उसको जो भय था कि एक दिन ये भीड़ कम हो जाएगी, एक दिन मेरे पे ध्यान मिलना कम हो जाएगा, और वो होता ही है, क्योंकि एक दिन वक्त तो गुजरेगा ही उसका। तो वो उस परेशान नहीं रहता था वो, और डिप्रेशन में ही बहुत बताते हैं जो भी सूचनाएं हैं ऐसे बहुत। तो सेलिब्रिटीज को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, इसीलिए जब उनकी उम्र ढलने लगती है उस समय उनके तनाव की कल्पना नहीं कर सकते आप, जब उनको अटेंशन मिलना बंद हो जाता है ना। जो बॉलीवुड को जिन लोगों ने स्टडी किया है तो बताते हैं कि जब राजेश खन्ना का टाइम गुजरा, एक समय वो कौन थे? राजेश खन्ना वो थे, है ना, जिनके बारे में ये माना जाता है कि मतलब उनसे बड़ा सुपरस्टार कोई हुआ नहीं, इतना अटेंशन उनको मिलता था। जब अमिताभ बच्चन का दौर आया तो वो डिप्रेशन में चले गए थे, उनका व्यवहार बदल गया था और वो बहुत परेशान अवस्था में गुजरे हैं। उनकी जो मृत्यु के समय वो बहुत परेशान थे, ऐसा सूचनाएं हैं, लेकिन उसमें दिखता ही होगा। इसीलिए घर में जब बुजुर्ग होते हैं तो एक समय सारे घर का ध्यान उनके पास आता है, क्योंकि हर चीज़ उनके हिसाब से तय होती है ना। मुझसे पूछ के कुछ हो, ये भी एक अटेंशन है ना, ये भी एक सम्मान मान लेते हैं। एक समय के बाद वो नहीं होता है। अब रोज़ रोज़ थोड़ी ना पूछा जाएगा आपसे कि आज क्या खाना बनाना है, ये पर्दे कौन से कलर के लाने हैं। फिर उनको लगता है हमको कोई पूछ नहीं रहा है। ये पीड़ा बहुत रहती है इनको गहरी, ठीक है। तो एक समय पूरा घर का ध्यान उनकी तरफ था, हर चीज ध्यान का मतलब अटेंशन मिलता था। एक समय के बाद वो अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, अब वो नए लोगों पे आ गया तो उनको लगता है कोई पूछ नहीं रहा है। तो हम तो अभी देखिए युवा पीढ़ी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है? अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि प्रोटोकॉल और अभिनंदन तो रोज रोज होगा नहीं, तो अटेंशन सीकिंग ही सम्मान पाने का एकमात्र जरिया दिखता है। फिर उसके लिए कुछ भी कर सकता है बच्चा, और एक्सट्रीम में भी जा सकता है ना। जैसे अमेरिका में एक आदमी ने कुछ लाख डॉलर खर्च करके अपनी पूरी बॉडी को एलियन बॉडी बना दिया है। एलियन बॉडी समझते हैं? मतलब नाक यहाँ से हटा के कुछ और कर दिया, आँख कुछ और कर दी, उंगलियों को ऐसे जोड़ दिया। अब उसको अटेंशन ही अटेंशन मिल रहा है, दिन रात उसके वीडियो चलते हैं, उसके इंटरव्यूज होते हैं, वो सड़क से निकलता है तो सब उसी को देखते हैं। ऐसा ही करता है आदमी। ये जो शो ऑफ करना है वो क्या है ना, दूसरों का अटेंशन। तो वो एक चुटकुला है ना, बढ़िया चुटकुला है वो, कि एक आदमी जो है उसको अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम था। अब लोगों का ध्यान हम किससे खींचते हैं? रूप धन पद बल से खींचते हैं, ठीक है। तो उसके पास जो भी था वो लोगों को दिखाता था, कुछ भी नया खरीदा, गाड़ी खरीदी, बंगला बनाया, ये किया वो किया। तो चुटकुला ही है, पर चुटकुला मुझे अच्छा लगता है ये। तो एक बार बताते हैं कि चुटकुले में कि वो कोई हीरे की अंगूठी ले आया खरीद के। अब हीरे के साथ दिक्कत ये है कि वो दिखने में बहुत छोटा होता है, भले ही इसकी कीमत 50 लाख हो,
अगर आप 50 लाख की गाड़ी लाएंगे तो सबको दिखेगी, लेकिन 50 लाख का हीरा दिखाना पड़ता है, वो जल्दी से नजर नहीं आता, इतने इतने से तो होते हैं वो। तो अब वो हीरे की अंगूठी बनाई, किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो बड़ा परेशान हुआ। एक दिन उसने अपने घर पे आग लगा दी। आग लगा दी तो अब लोग, भीड़ इकट्ठी होती है, भीड़ इकट्ठी होती है तो वो उंगली से बताता है कि वहाँ भी आग लग गई, वहाँ भी आग लग गई, वहाँ भी आग लग गई। फिर किसी ने पूछ लिया, अरे वाह ये अंगूठी तो बहुत ही बढ़िया लग रही, कहाँ से लाए? अब बोला 4 दिन पहले पूछ लेते, ये आग नहीं लगानी पड़ती। तो चुटकुला तो यहीं ख़त्म हो जाता है। पर इस चुटकुले को अगर हम यहाँ देखेंगे, जब हम अटेंशन को सम्मान मान लेते हैं तो हमने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी आग लगाई हुई है। हम अपने पैसों में आग लगा देते हैं, हम हजारों रुपया बिना बात के किसी भी बात पे खर्च कर सकते हैं, केवल लोगों का अटेंशन पाने के लिए। तो बहुत सारे तो पैसों में आग लगा रखी है, ज़िंदगी में आग लगा रखी है। पैसों में तो हम आग लगा ही देते हैं, है ना। वो क्या है, वो कोई जाकर के टीपू सुल्तान की तलवार खरीद लाता है, फिर उसको सजा देता है, उससे क्या मिल रहा है उसको, है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक्चुअल में क्या है, लोग सम्मान चाहते हैं क्योंकि ये मेरी नेचुरल नीड है, मैं इसके बिना रह नहीं सकता। लेकिन मेरे पास तरीके क्या बताए गए हैं हमको, सामान्यतः 3 तरीके बताए गए हैं। इन 3 तरीकों में तो एक तो क्या है, इन 3 में खास बात क्या है, ये निरंतर नहीं है, सबको नहीं मिलेगा। 2 बात तो इसमें फिक्स हो गई, इसलिए सम्मान की परिभाषा पे वो खरे नहीं उतरते। तीसरी समस्या ये है कि ये दूसरों से मिलेगा। प्रोटोकॉल कौन करेगा, दूसरा करेगा। दूसरे की मौज है, करे नहीं करे, ठीक है। ऐसे ही ध्यान कौन देगा, दूसरा देगा, वो भी उसके मूड की बात है, ठीक है। पता लग रहा आप उस ध्यान ही नहीं दिया, फिर आपको घर पे आग लगानी पड़ेगी। और तारीफ भी कोई दूसरा करेगा, तो यहां से हमारी लगाम कहाँ चली जाती है, दूसरे के हाथ में चली जाती है। यही गुलामी है। यहां से तो कोई भी हमारी लगाम खींच के हमारा मूड खराब कर सकता है, कभी भी हमारा अपमान कर सकता है। इसलिए हम हमेशा अपमानित होने के भय से पीड़ित लोग हैं। और नियम क्या कहता है कि भयभीत, जैसे प्राण जीव अवस्था में जाएंगे तो भयभीत प्राणी हिंसक होता है, पता है ना बात आपको। हिंसक कब होता है जीव जानवर, जब उसको भय होता है। तो मानव को भी, हम सब सम्मान के भय से पीड़ित हैं, इसलिए अक्सर जाने अनजाने दूसरों का अपमान करते फिरते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो हिंसा आ जाती है, क्योंकि हम भय से पीड़ित हैं, मान भय से ज़्यादा पीड़ित हैं। तो जो जिस भय से पीड़ित होगा, सामने वाले पे उसी जगह पे हमला करेगा। इसलिए हमको दूसरे को जज करने में बहुत मज़ा आता है, कहाँ इसको कम करें। तो बच्चों के साथ भी ऐसे ही समस्या है, वो इग्नोर फील करते हैं, उनको लगता है कि हम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसे आप में से बहुत लोग जो माँ लोग हैं, उन्होंने ये नोट किया होगा कि कभी वो बच्चों को लेके शादी ब्याह में जाते ही हैं, गए होंगे आप किसी शादी ब्याह में, जब छोटे बच्चे रहते हैं, बच्चों को लेके गए होंगे शादी ब्याह में। तो बच्चा जो है बाकी दिन चिपके न चिपके, शादी ब्याह में माँ से जरूर चिपकता है। नोट किया आपने, उस दिन जरूर चिपकेगा वो। क्यों चिपकता है उस दिन, उसको दिखता है कि आज इस माँ का ध्यान मेरे ऊपर कम है, इसका ध्यान कहीं और है, इसलिए उस दिन जरूर पकड़ेगा। घर में तो क्या है, जब आप घर में उसके साथ हैं तो उसको आश्वस्ति है कि मेरे लिए ये है। शादी ब्याह में हो ही जाती है, हमारी व्यस्तता हो जाती है ना, मेहमान को लेना देखना, ठीक है, और भी बहुत सारे काम है। उस दिन उसको लगता है कि नहीं, ये ध्यान नहीं दे रही है, तो उसको ध्यान खींचना है फिर उस दिन, ठीक। तो उसको अगर आश्वस्ति हो जाए कि हाँ उसका ध्यान रखा जा रहा है, तो फिर उसको थोड़ा लगता है कि हाँ। छोटे बच्चे के लिए तो वो एक जरूरी है, उसको पहला तो यही चाहिए कि उसको आश्वस्ति हो। तो सम्मान क्या चीज़ है फिर अभी के लिए, तो सम्मान अगर हम देखेंगे तो जैसे
फिर से क्या बोला? जैसे ये पेन की जो वैल्यू है, सम्मान एक भाव है ना, सम्मान एक वैल्यू है, ठीक है। तो जैसे इस पेन की जो वैल्यू है वो कब पता चल रही है? जब वो अपने से बड़ी व्यवस्था में क्या कर पा रहा है, कुछ रोल प्ले कर पा रहा है, कुछ भूमिका निभा पा रहा है, ठीक है। लेकिन बड़ी व्यवस्था में भागीदारी के लिए इसका व्यवस्थित होना जरूरी है कि नहीं है? तो ये स्वयं में व्यवस्थित है, इसलिए बड़ी व्यवस्था में भागीदारी कर पा रहे हैं। तो इसकी स्वयं में जो व्यवस्था है वही इसका सम्मान है, ठीक हो गया। तो हमारा सम्मान क्या होगा? हमारी स्वयं में व्यवस्था होगी। तो ये इसकी उपयोगिता इस तब कब पता चल रही है इसकी उपयोगिता? क्योंकि ये स्वयं में व्यवस्थित है। ये स्वयं में व्यवस्थित है इसलिए बड़ी व्यवस्था में उपयोगी है। इसलिए मैं क्या बोला? मेरी उपयोगिता, मेरी उपयोगिता ही क्या है? मेरा सम्मान है। अब ये कहां से आएगा? अब ये कहां से आएगा? ये मेरे अंदर ही है। जैसे जैसे मेरी उपयोगिता बढ़ती जाती है वैसे वैसे सम्मान बढ़ता जाता है। और नागराज जी का आश्वासन है कि मानव की हैसियत नहीं है कि आप उपयोगी हो और आपका सम्मान ना कर पाए। ये ठीक है। तो अभी हम उपयोगी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम स्वयं में व्यवस्थित नहीं है। अभी तो हम मांगने पे ही तुले हैं दूसरे से सम्मान। तो मांगने वाले को मिलता है, ठीक है। तो मांगने वाले को कभी भी उतना नहीं मिलता है जितना उसको चाहिए। हम भिखारी को अपनी सारी रकम नहीं दे देते हैं, है ना। तो अभी हम सम्मान के क्या हैं? भिखारी हैं। मेरे रूप के नाम पे दे दे, मेरे पद के नाम पे दे दे, मेरी अंगूठी के नाम पे दे दे, ठीक है। और कोई देता ही नहीं है कभी कभी। तो उससे क्या होता है? तो ये ऐसा ही है ना। तो जैसे जब जब मैं, हमारे साथ तो ये घटना नॉर्मली घटती है कि जब जब हम शिविर लेते हैं तो एक विशेष अटेंशन, उसमें धीरे धीरे लोगों के अंदर वो भी आता ही होगा कि जो अगर उनके अंदर कुछ बदलता है तो वो सम्मान आता ही होगा। पर हमको तो हर समय अटेंशन ही ज़्यादा मिलता है। अब अगर इस अटेंशन को ही सम्मान माने तो जब मैं ट्रेन में जा रहा हूँ किसी को क्या फ़र्क पड़ता है मैं कौन हूँ? बस में जा रहा हूँ तो उस समय मुझको बहुत टेंशन होगी। लेकिन अगर मैं अपनी उपयोगिता के साथ हूँ तो मैं अपने सम्मान के साथ हूँ, ठीक है। तो मैं रेल में हूँ कि बस में हूँ कि शिविर में हूँ, और उस शिविर में 5 लोग बैठे हों कि 500 लोग बैठे हैं, मैं अपनी उपयोगिता के साथ हूँ, तो मैं आश्वस्त हूँ, ठीक। ये पकड़ में आ रहा है? तो जितना शिविरों से हमको ध्यान मिलता है वो मुश्किल से 150 लोग, 200, 300 लोग होते हैं। उससे कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनका हम पे ध्यान ही नहीं जाता है। उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन अगर ध्यान खींचना ही सम्मान हो जाता है तो फिर हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को, जैसे खासतौर पर राजनेता लोगों को तो ध्यान खींचना होता है, इसलिए आप उनको बुलाओ और माइक ना दो, फिर देखो क्या उत्पात मचाते हैं वो। क्योंकि किसी का अपमान हो गया, फिर जो अपमानित हो गया वो घायल है। अब वो घायल है तो क्या करेगा? अब वो घायल करेगा। तो एक शब्द को ऐसे इलोबरेट, मतलब एक शब्द की ये कहानी है, सिर्फ सम्मान की बात है। हम तो हजारों शब्द बोल रहे हैं, प्यार बोल रहे हैं, विश्वास बोल रहे हैं, सफलता बोल रहे हैं, असफलता बोल रहे हैं, कामयाबी। इन शब्दों का मतलब क्या है? एक्चुअल मतलब क्या है ना। तो अभी तो हमको भाषाविद भी होना पड़ेगा। हम जो भाषा बोल रहे हैं उसमें क्या बोल क्या रहे हैं हमको कभी कभी पता भी नहीं चलता है, ठीक। तो यहाँ एक ही भाषा की बात है। तो कुल मिला के भाषा से बात शुरू हुई थी। तो संवाद से जो है भाषा को सटीक किया जाता है, ताकि हम, तो सारा खेल क्या है? चित्र वास्तविकता का बन जाए।
तो बच्चे को भी समझ में आएगा अगर हम बच्चे को भी ये समझा पाए कि सम्मान का मतलब उपयोगी हो जाना है। तो बच्चे की बड़ी व्यवस्था में क्या है? कक्षा। वो कक्षा में उपयोगी होता है, वो कक्षा में सहयोगी हो जाता है। फिर तो मैं उपयोगी हो जाता हूँ, वही क्या है? श्रेष्ठता है। अभी हम श्रेष्ठता किसको बोलते हैं? विशेषता को श्रेष्ठता बोलते हैं। विशेषता श्रेष्ठता, दूसरों से अलग होना श्रेष्ठता नहीं है। बड़ी व्यवस्था में उपयोगी हो जाना, भागीदार हो जाना ही श्रेष्ठता है। वो श्रेष्ठता को सामने वाला स्वीकार कर लेता है, उसी को सम्मान बोल रहे हैं। तो हम स्वयं में व्यवस्थित होंगे, बड़ी व्यवस्था में भागीदार होंगे, वही हमारी श्रेष्ठता है। तो जब तक हम व्यवस्थित नहीं हुए, व्यवस्था में क्या भागीदार होंगे? अभी तो हम अव्यवस्था में भागीदार हैं। इसलिए क्या है, हमेशा वो सम्मान की कमी महसूस होती रहती है। ये ठीक हो गया? तो बढ़िया, 10 भी बज गए। तो ब्रेक का टाइम है ना 10 बजे, ठीक है? तो फिर चलिए 10 साढ़े 10 बजे मिलते हैं फिर सेकंड सेशन में। चलिए, धन्यवाद।